प्यारे बच्चों, प्लीज लिख लिख के पढ़ना, वही काम आएगा। अगर आप सिर्फ नोट्स के भरोसे हो तो भरोसे ही रहो, कुछ नहीं होने वाला। खुद लिखोगे तो सीखोगे, ध्यान रखना। टॉपिक का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर, और इसको ना डिटेल में पढ़ेंगे, मैटर एंड रेडिएशन। आपको बस सुनना है और कॉपी में लिखना, और चैप्टर आपका रेडी। ज्यादा नंबर का चैप्टर नहीं है ये, मुश्किल से 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, छोटा सा है, पर प्लीज डिटेल में पढ़ना। क्योंकि पिछली बार जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो बच्चों को मैंने ड्यूट्रॉन ये सब पढ़ाया था, ड्यूट्रॉन के बारे में और भी बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में बताया था, और उस टाइम पर किसी टीचर ने इतना ध्यान नहीं दिया था। और पिछली बार जब 2025 का पेपर आया तो इन चैप्टर से वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए जो मैंने करवाया था। तो प्लीज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर आसान है, अच्छे से पढ़ते हैं। तो लिखा है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब देखो ये चैप्टर चीख चीख के कह रहा है कि भाई दो नेचर होते हैं, किसके? मैटर के एंड रेडिएशन के। तो ये बात आपको थोड़ी सी डाइजेस्ट करनी पड़ेगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। डुअल नेचर ऑफ मैटर, सबसे पहले मैटर वाले को पकड़ो। डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल मतलब दो नेचर है मैटर के। फॉर एग्जांपल मैटर यानी क्या? तो स्टार्टिंग में सब लोगों ने जो स्टडी करी थी, सब लोग इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते थे। इलेक्ट्रॉन बहुत इंटरेस्टिंग पार्टिकल था। जैसे आज के टाइम पर देखो कुछ भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, कुछ भी। जैसे आजकल लोग क्वांटम मैकेनिक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अभी मैं बात कर रहा हूं कि डुअल नेचर ऑफ मैटर, और मैटर से मेरा मतलब फिलहाल है इलेक्ट्रॉन। मैं भी एक इलेक्ट्रॉन को मैटर कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर, और मैंने मैटर में चुना है एक खास बंदे को जो कि इलेक्ट्रॉन है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मैटर है। प्लीज ध्यान देना प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन मैटर है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन तो मैटर है, और लोगों ने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन के दो नेचर है। दो मतलब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल। वो तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर का पार्टिकल, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। तो हमने ऐसे कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर भी है, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है। तो पार्टिकल और वेव, तो लोगों ने बोला भैया इन दोनों को मिलाकर हम ऐसा कहेंगे कि डुअल नेचर है, डुअल नेचर। लेकिन ये सब कहानी क्या है उसको समझने का प्रयास करना कि इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, ठीक है। अब मैटर के हमने दो नेचर बना दिए कि डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के भैया दो नेचर हो गए, पहला है पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव नेचर। तो अब ये बात ना इंसान को समझ नहीं आता, इंसान को इलॉजिकल लगता है कि यार एक पार्टिकल वेव कैसे बन सकता है, एक पार्टिकल वेव कैसे बन सकता है। तो थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं आपके लिए। अगर इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो उसको पार्टिकल बोला गया कि भैया इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर। इस वर्ड को ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होगा, इलेक्ट्रॉन मेरी हथेली में रखा हुआ है, तो उसको हम पार्टिकल बोलेंगे। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है। तो फर्क है बेटा, फर्क, बहुत फर्क है कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर है अगर हम इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पर कह दे, लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाए तो वो वेव नेचर को शो करता है। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवीज देखी होगी जिसके अंदर सुपर हीरो होता है। जब वो सुपर हीरो रेस्ट पर है, या मान लो सुपर हीरो अपनी प्रेमिका के साथ है, मान लो ये सुपर हीरो है, ठीक है बेटा, ये सुपर हीरो है, कोई सुपर हीरो। अब इस सुपर हीरो के थोड़े टांग वांग जो भी है देखते हैं बेटा, ये कोई सुपर हीरो है बेटा, ठीक है। अरे ध्यान बेटा, थोड़ा सा रियलिस्टिक डायग्राम बन गया, ठीक है। तो थोड़ा रियलिस्टिक डायग्राम बन गया प्लीज। ये कोई सुपर हीरो है बेटा। अब ये जो सुपर हीरो अपनी हीरोइन के पास है, ठीक है, जब सुपर हीरो अपने हीरोइन के पास है तो ये बंदा भी रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो हम कहेंगे भैया देखो, रेस्ट पर है तो हम कहेंगे जो सुपर हीरो है ये पार्टिकल की तरह दिखाई दे रहा है, पार्टिकल। लेकिन अगर यही सुपर हीरो बहुत तेज भागने लग जाए तो ऐसे ऐसे होता है अजीब सा। आप लोगों ने क्रिश मूवी देखी होगी, जब वो क्रिश मूवी में ऐसे ऐसे भागता है, या आपने फ्लैश देखा होगा, फ्लैश मूवी, तो एक वेव की तरह नजर आता है, वो एक लहर की तरह। अगर रेस्ट पर है तो हम बोल देंगे भाई ये तो पार्टिकल की तरह है। लेकिन यही सुपर हीरो बहुत तेज भागे तो ऐसे लहर सी बनती है, हम कहते हैं भाई ये तो वेव नेचर है, पानी की लहरों की तरह, हवा के झोंका होता है, झोंका जो भी होता है। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं। इस चैप्टर का जो नाम है प्यारे बच्चों, समझना ध्यान से, चैप्टर का नाम ये रहा कि डुअल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर के दो नेचर है। तो लोगों ने इसको बाद में स्टडी किया और पता लगाया कि जब हमारा मैटर रेस्ट पर होता है तो वो पार्टिकल की तरह होता है, रेस्ट पर। लेकिन जब वही मैटर बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करता है, जब बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो वो शो करता है वेव नेचर, एक वेव की तरह, पानी की लहरों की तरह। अब प्यारे बच्चों फिर बोला गया कि ठीक है सर, डुअल नेचर ऑफ मैटर तो समझ में आ गया, ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या है, रेडिएशन। तो प्यारे बच्चों बोला गया कि देखो सेम सेंस में बोला गया कि मान लो ये सूरज की रोशनी है, ये सन, और सन के अंदर से लाइट निकल रहा है, ये लाइट निकल रहा है। तो लोगों ने कहा देखो ये सन के अंदर से लाइट निकल रहा है। तो लोगों ने, भाई बहुत सारे लोगों ने बताया देखो जो सन के अंदर से लाइट निकल रहा है ना, वो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में। पार्टिकल्स का मतलब बता रहा हूं, वेट करो। बोला देखो सन के, कई लोगों का मानना था ऐसा रेडिएशन को लेके, मैं रेडिएशन को लेके बात करता हूं। कई लोगों का ऐसा मानना था कि जो सन के अंदर से रेडिएशन निकल रही है वो ऐसे नहीं है बेटा, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये हो गया कंटिन्यूस। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था, बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि सूरज के अंदर से जो लाइट निकल रही है वो कंटिन्यूस नहीं है, एक्चुअली में वो डिसकंटिन्यूस है, मतलब टूटा हुआ है। पहले लाइट का एक पार्टिकल निकला, फोटोन बोला गया इसको, फोटोन, कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन वो फोटोन्स के रूप में होता है। जैसे कि एक पार्टिकल, मान लो ये स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट, उसको फोटोन बोला गया। एक पार्टिकल ये रहा, या एक फोटोन ये रहा, दूसरा फोटोन ये रहा, तीसरा फोटोन ये रहा, चौथा फोटोन ये रहा।
लेकिन ये फोटोन जो है, फोटोन ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलते हैं। ये फोटोन इतने तेज चलते हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि ये जुड़ा हुआ है। अब लॉजिकली सोचो, अगर मैं यहां खड़े होकर बहुत तेज से डायरेक्टली लगातार बंदूक की गोली फायर करूं, तो आपको क्या लगेगा कि भाई बंदूक की गोली लगातार आ रही है, लगातार आपको लगेगा कि वो जुड़ा हुआ है। यानी जब कुछ चीजें बहुत तेज मोशन करे तो हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि वो जुड़ गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा घूमता हुआ पंखा। जब पंखा घूमता है तो हमें ऐसा लगता है कि पंखुड़ी आपस में जुड़ गई है, हमें ऐसा फील होता है कि पंखुड़ी आपस में जुड़ी हुई है। तो लोगों का ऐसा मानना था कि जो रेडिएशन है बेसिकली वो कंटिन्यूअस ना होके वो डिसकंटिन्यूअस है प्यारे बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। तो कई लोगों ने बोला कि भाई जो रेडिएशन है उसके पास है पार्टिकल नेचर, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में निकलता है, छोटे छोटे फोटोन्स के रूप में निकलता है, फोटोन्स। कई लोगों का ऐसा मानना था। तो ये तो हो गया। देखो मैक्सवेल साहब कहते थे, मैक्सवेल ने वेव नेचर दिया। मैक्सवेल साहब जो थे ना, उनका ये कहना था कि भाई वेव होता है, वेव। जो ये रेडिएशन है, रेडिएशन वेव है। वेव मतलब कंटिन्यूअस, वेव मतलब कंटिन्यूअस, लहर है, लहर। लाइट एक लहर की तरह है, ऐसा उनका कहना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, ये मैक्सवेल साहब कहते थे। ये जो थे ना, ये जो फोटोन की थ्योरी लेके आए थे, वो बहुत सारे लोग, प्लैंक थे, प्लैंक साहब आए, ऊपर से आइंस्टाइन ने इनको सपोर्ट किया था, आइंस्टीन साहब ने इनको सपोर्ट किया था। तो फिर वहां से ना हमारा फोटोन वाला कॉन्सेप्ट आया, यानी पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट, डिसकंटिन्यूअस वाला कॉन्सेप्ट। तो जब हम उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे तो हम बोल देंगे वेव नेचर, और जब तोड़ तोड़ के देखेंगे तो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। तो प्यारे बच्चों, डुअल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर जो है उसके दो नेचर है और रेडिएशन के भी दो नेचर है। तो डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा, ये जो डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट किसने बात किया था? डी ब्रॉगली साहब बात कर रहे थे, डी ब्रॉगली साहब। तो एक डी ब्रॉगली साहब करके एक इंसान थे जिन्होंने डुअल नेचर की बात करी, दो नेचर की, कि भाई एक मैटर जो है उसके दो नेचर है, वैसे रेडिएशन के भी दो नेचर होंगे, और रेडिएशन से मतलब हो गया सूरज की रोशनी। अब प्यारे बच्चों, वैसे तो मैं बताऊं कि इस चैप्टर की शुरुआत कैसे हुई थी। आज से बहुत साल पहले एक टॉपिक आता है यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। अब ये यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स क्या होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यूनिफिकेशन ऑफ साइंस, यूनिफिकेशन क्या है प्यारे बच्चों? हो क्या रहा था कि ग्रेविटेशन, अगर ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन में 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक के लिए 10 किताब लिखी गई। इस बात को समझो, अगर कोई चैप्टर है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन के 10 टॉपिक के लिए 10 किताब लिखी गई, 10 बुक्स। तो लोगों को ऐसा लगने लगा यार ये तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। एक इंसान अगर ग्रेविटेशन पढ़ने जाएगा तो उसको 10 अलग अलग किताबें पढ़नी है, बहुत हेक्टिक है। तो लोगों ने क्या किया, जो 10 टॉपिक्स में एक जैसे टॉपिक थे, दोबारा बोल रहा हूं, 10 टॉपिक में जो एक जैसे टॉपिक थे उन सबको मिला के एक टॉपिक बनाया। फील करो इस बात को, इस बात को फील करो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स क्या होता है, कि अगर ग्रेविटेशन नाम का कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक के ऊपर 10 बुक्स है। तो लोगों ने कहा ये तो बहुत हेक्टिक है, हम दुनिया को पढ़ाएंगे कैसे, लिखाएंगे कैसे? तो लोगों ने कहा देखो भैया, जो टॉपिक्स एक जैसे हैं, जैसे जो टॉपिक सिमिलर टॉपिक का, जितने भी सिमिलर टॉपिक्स है उन सबका कंक्लूजन निकालो, उन सबका कंक्लूजन निकालो और उसको एक टॉपिक बनाओ। यानी कि अगर हमारे पास 10 सिमिलर टॉपिक्स है तो उसको अलग अलग से क्यों पढ़ना है? उसको अलग अलग से ना पढ़ के हम उसको एक टॉपिक में पढ़ेंगे। तो उसी को बोला गया यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। कुल मिला के यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स से मतलब था, या यूनिफिकेशन ऑफ साइंस से मतलब था कि हम साइंस को छोटा करेंगे, हमें चीजों को छोटा करना है, चीजों को छोटा करना है, बहुत स्मॉल करना है, चीजों को कॉम्पैक्ट बनाना है। मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूं। तो यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स के दौरान, यूनिफिकेशन ऑफ साइंस के दौरान एक सवाल उठा। सवाल ये उठा कि ये दुनिया किससे बनी है, कि ये दुनिया बनी किस चीज से है। तो लोगों ने दुनिया में देखना स्टार्ट किया कि दुनिया किससे बनी है। यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स करते वक्त उनके मन में सवाल आया। जैसे मैं बता रहा हूं सवाल क्यों आया। लोग कहते थे कि दुनिया पानी से बनी है, दुनिया पत्थर से बनी है, दुनिया पेड़ पौधे से बनी है, दुनिया ईथर से बनी है, दुनिया इससे बनी है, दुनिया उससे बनी है। तो ऐसे हजारों क्वेश्चंस उठ रहे थे कि दुनिया किससे बनी है। तो लोगों ने कहा तुम बोल रहे हो कि दुनिया पानी से बनी है, ठीक, बिल्कुल सही बात, पानी है भैया, दुनिया में पानी ही पानी है। अच्छा, दुनिया पहाड़ से बनी है, ठीक है जी, दुनिया पहाड़ से बनी है, बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, दुनिया ईथर से बनी है, दुनिया में बहुत सारा ईथर है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है जी। सर दुनिया में ये है, दुनिया में वो है, दुनिया में वो है, तो सबको इकट्ठा करके बोला गया भैया दुनिया मैटर से बनी है। लो, तो ये है यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। क्या आप ऐसे आंसर मत करो कि ये पृथ्वी, ये दुनिया, ये जहान पानी पहाड़ पत्थर से बना है, ऐसे आंसर मत करो। अब आंसर करो आप, ये दुनिया मैटर से बना है। किससे बना है? मैटर से। तो इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। 100 आंसर का एक आंसर बनाना। तो लोगों ने कहा कि भाई दुनिया किससे बनी है, तो लोगों ने इस क्वेश्चन को ढूंढा और लोगों ने अलग अलग जवाब दिया, पत्थर पहाड़ ये वो, तो कहा भैया दुनिया मैटर से बना है, ठीक है। फिर जब दुनिया मैटर से बना और सब खुश थे और 10-20 साल तक ये थ्योरी चलती रही कि भैया मैटर से दुनिया बना है, मैटर से दुनिया बना है। पर एक आदमी एकदम से सोचता है अर्थ से बाहर भी तो है कुछ, अर्थ से बाहर है लाइट, रेडिएशन, अर्थ के बाहर रेडिएशन है, रेडिएशन है, अर्थ के बाहर रेडिएशन है। तो लोगों ने एकदम से बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो दुनिया है मैटर और रेडिएशन से बना है। दुनिया जो है मैटर एंड रेडिएशन दोनों से बना है। किससे बना है बेटा? मैटर एंड रेडिएशन दोनों से दुनिया बना है। बात नहीं समझ पाए? अरे बात समझ में आई कि लोगों ने मैटर बोला, समझ में आता है, सूरज की रोशनी है, रेडिएशन, ये भी समझ में आता है। तो जब लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि दुनिया में या तो मैटर है या तो रेडिएशन है, आप कभी भी सोचो, आंख बंद करो और सोचो इस पूरे यूनिवर्स में इन दो चीजों के अलावा आपको क्या दिखता है? भाई मेरे को तो नहीं दिख रहा फिलहाल। या तो मुझे हर जगह मैटर दिखेगा, हाँ भाई ये चश्मा मैटर, ये शर्ट मैटर, पानी मैटर, हर चीज मैटर। अच्छा, इसके अलावा देखो तो लाइट, रेडिएशन, तो पूरी दुनिया इन चीजों से बनी है। तो जब कंक्लूजन यहां तक आई ना कि जब दुनिया एक मैटर और रेडिएशन से बनी है, तो उस टाइम ना आइंस्टाइन के पीछे किसी ने खुजली कर दी। और आइंस्टाइन ने बोला देखो भैया, आइंस्टाइन का एक मानना था, डीप मानना था कि दुनिया कभी भी दो चीज से मिलकर बनी नहीं सकती।
दुनिया कभी भी दो चीज से मिलकर नहीं बन सकती। आप बोल रहे हो मैटर और रेडिएशन, तो उनका मानना था कि दुनिया हमेशा, ये पूरी यूनिवर्स एक चीज से बनी है, एक चीज से। अब उनका ये एक मानना था कि दुनिया एक चीज से बनी है, और उन्होंने एग्जांपल क्या दिया मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा जैसे एक सिक्के में एक हेड और एक टेल होता है। अगर आपने इधर से देखा तो आपको हेड दिख रहा है, इधर से देखा आपको टेल दिख रहा है, तो सिक्का एक ही है, सिक्का एक ही है। अगर आप ऐसे देखोगे तो वो हेड है और ऐसे देखोगे तो टेल है। तो उनका ये मानना था कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पर देखते हो, रेस्ट पर, तो ये आपको पार्टिकल नेचर है, मैटर, ये मैटर है, मैटर। अगर एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पर देखोगे तो वो मैटर है, और उसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप मोशन में देखोगे, मोशन में, तो वो रेडिएशन है, वो रेडिएशन है। तो उनका ये मानना था कि ये जो दुनिया है ना, दुनिया, ये दुनिया एक चीज से ही बनी होगी, ये दुनिया एक चीज से ही बनी होगी। आप जिसको मैटर कह रहे हो, समझो मेरी बात को, आप जिसको मैटर कह रहे हो वही रेडिएशन है, और जिसको रेडिएशन कह रहे हो वही मैटर है। जैसे हम जितने भी बेवकूफ साइंटिस्ट कम्युनिटी है, हम बहुत बेवकूफ लोग हैं, हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया और पता लगाया, आइंस्टाइन साहब दुनिया मैटर एंड रेडिएशन से बना है। अब आइंस्टाइन कह रहे बेटे मैटर ही रेडिएशन है, रेडिएशन ही मैटर है, दोनों एक ही चीज है, तो दुनिया एक चीज से बनी है। बात ही समझ पाए? तो बोला कि मैटर ही रेडिएशन है, रेडिएशन ही मैटर है, दैट इज डुअल नेचर। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर गाइस, कि यही है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, कि हमारा जो मैटर है वही रेडिएशन है, रेडिएशन ही मैटर है। इसका एक वेल नोन एक्सपेरिमेंट बताता हूं। एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि प्लेटिनम लिया गया, प्लेटिनम, ठीक है, और प्लेटिनम में मोल कॉन्सेप्ट लगा के, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट लगा के, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एक टीचर अगर फिजिक्स का है तो उसको केमिस्ट्री आना चाहिए, अगर वो केमिस्ट्री का टीचर है तो उसको फिजिक्स आना चाहिए। बिना फिजिक्स के केमिस्ट्री किसी काम का नहीं है, बिना केमिस्ट्री के फिजिक्स किसी काम का नहीं। इसीलिए जब हम कॉलेज में भले ही मास्टर्स कर रहे होते, लेकिन आपको क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, समझ पा रहे मेरी बात को? मेरे को फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी मैं केमिस्ट्री लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करता था, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट था, करना ही है तुम्हें। तो देखो मेरी बात सुनो, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, प्लेटिनम लिया गया और प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए गए मोल कॉन्सेप्ट लगा के। तो इसके इलेक्ट्रॉन हमने काउंट कर लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन था 100, एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन थे 100। बाद में क्या किया गया? इसके अंदर सनलाइट, सूरज की रोशनी को ट्रैप करवाया गया, सनलाइट, इसके अंदर सनलाइट को ट्रैप करवाया गया। ट्रैप मतलब समझते हो? सनलाइट को इसके अंदर डाला गया, ट्रैप करवाया गया, ट्रैप। तो सनलाइट को ट्रैप करवाया गया, ठीक है जी, सनलाइट को हमने ट्रैप करवा दिया, और जब इलेक्ट्रॉन काउंट किए तो ये 100 प्लस समथिंग था, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि जो रेडिएशन था, जब आप किसी रेडिएशन को ट्रैप करवा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन बन गया। यानी रेडिएशन ही पार्टिकल है, रेडिएशन ही, क्योंकि आपने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करवाया तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ गए, यानी कि रेडिएशन इज मैटर। इस बात को थोड़ा समझना, रेडिएशन मैटर में कन्वर्ट हो गया, तो दो नेचर हो गए ना, पहले वो रेडिएशन था, मैटर है। इसका रिवर्स किया गया, यानी रिवर्स सोचा गया। रिवर्स क्या सोचा गया कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ब्लास्ट करवा दे, इलेक्ट्रॉन को तोड़ दे तो क्या होगा? तो जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ने की कोशिश की गई तो रिजल्ट कैसा आया? थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, देखो प्रैक्टिकली ये मैंने नहीं किया है, मैं थ्योरेटिकली आपको बता सकता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन को लोगों ने सोचा जब हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन टूटता है तो उसके अंदर से फोटॉन्स निकलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो इसके अंदर से क्या निकलेंगे बताओ? फोटॉन्स। यानी पहले वो पार्टिकल था, अब वो वेव नेचर का है, रेडिएशन निकलेगा, रेडिएशन, फोटोन, रेडिएशन निकलेंगे। फोटोन ना बोल के अब रेडिएशन बोलो, ज्यादा बेहतर है। वैसे फोटोन एक प्रकार का रेडिएशन का ही तो अंग है। तो इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन और रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब दो नेचर है, पार्टिकल ही वेव है, वेव ही पार्टिकल है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। फटाफट गाइस नोट करो, फिर आगे बढ़ते। सो फाइनली हम ये समझ गए हैं कि इस चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम क्या है बेसिकली, है ना। थोड़ा मैंने अपना टाइम खराब किया पर आपको थोड़ा सा बताया कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मैटर के दो नेचर, रेडिएशन के दो नेचर, मैटर ही रेडिएशन, रेडिएशन ही मैटर। क्या बात है जी, शाबाश। अब पहले बच्चों इस चैप्टर में अगर हम बात करें ना, तो पहला टॉपिक हमें पढ़ना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। चैप्टर में एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का टॉपिक आता है। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, थोड़ी सी हम बातें करते हैं इसके ऊपर, है ना। तो थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बातें करते हैं। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले ना प्लैंक साहब को याद करेंगे हम, प्लैंक्स। तो एक प्लैंक नाम के बंदे थे, तो प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे हम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी क्या थी, इसको जान लेते हैं एक बार डिटेल में। देखो तो इसके पीछे बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि एक बार ना प्लैंक साहब ने एक स्टेटमेंट पास करी। उन्होंने कहा, पहली बात तो प्लैंक साहब अपने कमरे में 6 महीने बंद हो गए थे। अब मैं ये सोचता हूं कई बार कि अकेले कमरे में 6 महीने बंद होना मुश्किल है, अगर कोई साथ हो तो बात समझ में आती है। यार कोई साथ हो मतलब भूत नी, ठीक है। सो अरे बेवकूफ हो यार तुम भी यार। फिर भी प्लैंक साहब की रियल स्टोरी है। प्लैंक साहब अपने घर में 6 महीने तक बंद थे, और जब वो 6 महीने बाद घर से निकले तो बहुत पतले हो गए थे। तो अरे क्योंकि वो 6 महीने बंद थे ना भाई। अब ये थोड़ी मतलब है कि 6 महीने घर में बंद थे, पतले हो गए, तो कुछ रीजन ही होगा। रीजन ये भी तो सकता है कि खाना पीना कम खा रहे हो। हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बड़ी बात नहीं, मैंने देखा नहीं था वो पतले हुए कि नहीं हुए, पर आदमी अकेला है तो पतला हो ही जाएगा, बहुत ऑब्वियस ही बात है। चलो चलो चलो, तो प्लैंक साहब 6 महीने अपने कमरे में बंद थे, और 6 महीने बाद निकल के कहते देखो जो रेडिएशन है, रेडिएशन वो डिसकंटिन्यूस है। ओ भाई साहब, कहते कि रेडिएशन जो है डिसकंटिन्यूस है। अच्छा जी, तो कहते कि रेडिएशन इज डिसकंटिन्यूस। वो कहते हैं जो रेडिएशन निकलता है वो डिसकंटिन्यूस निकलता है, और निकलता है फोटोन्स के रूप में। ये फोटोन का मतलब होता है स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। ये जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है इसका नाम रखा उन्होंने फोटोन्स।
तो उनका मानना था कि जो रेडिएशन है डिसकंटिन्यूस है, लगातार नहीं है, फोटोन्स के रूप में है। और दुनिया को बताने लग गए ये सब बातें। दुनिया ने किसी ने नहीं सुनी इनकी बात, किसी ने नहीं सुनी। सबने बोला बे पागल है क्या, बेवकूफ आदमी, कैसी बातें कर रहा है। आप सोचो आज से 50 या 100 साल पहले, 150 साल पहले आपसे कोई ऐसे बोलता, आप नदी किनारे बैठे हो, पत्थर हाथ में पत्थर मार रहे हो, और तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता कि भाई सूरज से जो रोशनी है ना वो लगातार नहीं आती है, तो अपने दोस्त को नदी में गिरा देते भाई। तो कहते हैं पगले कैसी बातें कर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। सोचो आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले, 90 साल पहले लोग ऐसी बातें सोचा करते थे कि सूरज से निकलने वाली रोशनी डिसकंटिन्यूस है। बात समझ पा रहे हो? यहाँ पर लोग कैसे कैसे जुगाड़ में होते हैं भाई, इंस्टा आईडी कैसे मिलेगी, तो ऑनलाइन क्लास, मैं बता रहा हूँ, समझ रही बात, कि एक बार इंस्टा मिल जाए, एक बार मतलब एक बार बस इंस्टा आईडी मिल जाए, इसी ख्याल में रहते हैं। और वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है। चलो 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 गाइस, हफ्ते में 3 बार, मैं समझा नहीं भाई, हफ्ते में 3 बार क्या चक्कर लग जाते तेरे को? बेटा जो तुम खेल खेल रहे हो ना कि मैं हाँ कर दूं, चलो चलो देखो भाई, मैं छोड़ो, वेट, चलो 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 देखो। तो प्लैंक साहब ने बोला कि भाई डिसकंटिन्यूस है स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। अभी जो एक फोटोन की एनर्जी होती है ना, बोला कि भाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, सुनना ध्यान से, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ध्यान देना। बोला यार जो एक फोटोन की एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, उसको बोलेंगे ई। और जो एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सूरज की रोशनी क्या वेवलेंथ भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो बोला कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और यहां पर एक कांस्टेंट आएगा एच, जिसको आप जानते हो प्लैंक्स कांस्टेंट। एच का मतलब होता है 6.626 10 की पावर -34, और इसका नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों ये तो बचपन की बातें, लेकिन बेटा सुमित 3 बार बहुत ज्यादा भाई, सही बता रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखिए बेटे, आंखें कमजोर हो जाती है बहुत। मेरे को चश्मा लग गया है मजाक कर रहा हूं बेटी, चश्मा तो पढ़ने की वजह से लगा भाई। सुनो, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ गाइस, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, ये एक फोटोन का एनर्जी है। अगर कोई आपसे ये बोले, फिर एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, जिसको नहीं पता, एफ यानी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, प्लीज इसे नोट करते रहना है ना। अब यहाँ पर एक गजब की बात बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। लोगों ने कहा कि जी हमारे पास 10 फोटोन है, 10 यानी एनर्जी ऑफ n फोटोन्स। अगर हमारे पास n फोटोन्स है, हमारे पास फोटोन्स बहुत ज्यादा है, तो प्यारे बच्चों जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा ना, एनर्जी का फॉर्मूला होगा n इंटू एच इंटू में f। अगर 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई करो, 30 है तो 30 से मल्टीप्लाई करो। तो भैया अगर आपको आगे कुछ भी पढ़ना है तो प्लैंक साहब को समझना पड़ेगा, फोटोन को समझना पड़ेगा। प्लीज नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब फाइनली हम लोग ने टॉपिक पे आ गए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जैसा मैंने कहा कि इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, और जो लेक्चर आज हम ले रहे हैं उससे बाहर आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, इस बात की लिखित गारंटी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना थोड़ा सा फोटोन के बारे में जानना है कि सर जी ये फोटोन किसे कहते हैं। तो फोटोन तो मैं बता चुका हूं। अब फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पैकेट, इसको क्वांटम भी कहते हैं, क्वांटम ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अब फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पैकेट या क्वांटम ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो क्वांटम और फोटोन एक ही बात होता है एक प्रकार से, ठीक है। तो फोटोन कुछ नहीं होता, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, जिसको क्वांटम भी कहा जाता है। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच इंटू एफ। अब कई लोग बोलेंगे सर यहाँ तो एफ नहीं लिखा, सुन लो, किताबों में एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच इंटू दिस। अब ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं म्यू, कई लोग म्यू बोलते हैं, कई लोग न्यू बोलते हैं, मैं बोलता ही नहीं हूं। ये वी की रहता है, वी की तरह कंफ्यूजिंग होता है। आई ऑलवेज राइट, मैं हमेशा लिखता हूं देसी स्टाइल में, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ये फ्रीक्वेंसी ही होता है। तो यहाँ पर जहां पर एच को प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, ये जो एफ है उसको फ्रीक्वेंसी, या फिर जो म्यू है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एनर्जी ऑफ एन फोटोन्स के लिए इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू एफ, एन इंटू एच इंटू एफ। अब ये थ्योरेटिकल बातें मैंने बता दी, आपको मैं काम की बातें बताऊंगा फटाफट। अब प्यारे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा फटाफट पढ़ लेते हैं, बड़ा आसान टॉपिक है। देखो इसके लिए ना पहले मैं आपको पूरी स्टोरी समझा दूं, स्टोरी के बिना आपको मजा ही नहीं आएगा। देखो सबसे पहले ना सॉफ्ट मेटल्स यूज किए जाते हैं। देखो जैसा कि हम जानते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर है, तो कई बार जो मैं वर्ड्स मुंह से निकालू ना, आप प्लीज अपने दिमाग में उसको डालना। कैसे? अगर मैं बोल रहा हूँ सॉफ्ट मेटल, ठीक है, तो आप इस बात को समझो कि सर सॉफ्ट मेटल्स ही कह रहे हैं। मान लो असर्सन रीजन में आ गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे मेटल्स यूज किए जाते हैं, तो ये वर्ड मैंने मुंह से निकाला तो इसको लिख लेना है। तो सॉफ्ट मेटल ले जाते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, समटाइम लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जैसे सॉफ्ट मेटल्स लिए जाते हैं। अच्छा सॉफ्ट मेटल किसे कहते हैं, आप लोग बचपन में पढ़ा होगा, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, याद है आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा। बट जनरली आमतौर पर इसको सॉफ्ट मेटल लेते हैं जनरली। आप देखो पता नहीं, आप सुनो, अब मान लो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई हो, अब टेक्नोलॉजी 2025 में बढ़ गई हो, अब सॉफ्ट मेटल्स की जगह पर वो नए मेटल्स का मिक्सचर ले रहे हो, मुझे क्या पता, पर जो मैंने अब तक पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूं कि सॉफ्ट मेटल्स लिया जाता है। अब प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या है कि मेटल है सॉफ्ट, तो इसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो ब्लू वाले बेटा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। फिर प्यारे बच्चों यहां पर ना जुगाड़ किया जाता है, जुगाड़ किसका जुगाड़ किया जाता है? सनलाइट या रेडिएशन का जुगाड़ किया जाता है। रेडिएशन, यहां से रेडिएशन आता है, रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। तो फोटोन्स के रूप में रेडिएशन आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक बार में एक फोटोन की स्टडी की जाती है, एक बार में एक फोटोन ही आता है। तो हमने माना इस रेडिएशन करने वाली जो सन है, मान लो सूरज से पहला फोटोन आया। जब प्यारे बच्चों ये फोटोन आता है ना, यहां पे जब ये फोटोन आता है तो किसी इलेक्ट्रॉन पे आके गिरेगा।
अब हमें पता है कि फोटोन के पास होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की वजह से इसके पास एनर्जी होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू में एफ। तो फोटोन के पास होती है फ्रीक्वेंसी, अगर ये फ्रीक्वेंसी अच्छी है, अच्छी मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इनफ है, बेटा इनफ का मतलब क्या होता है? इनफ का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, कम से कम तो हाई, हाई या फिर इनफ होनी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, लॉजिकली सोचो, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर अच्छी खासी हुई तो इसकी एनर्जी अच्छी खासी होगी, तो यहाँ पे फोटोन एक अच्छी खासी एनर्जी लेके आएगा। जब ये एनर्जी लेके आएगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पे गिरेगा, ये जो फोटोन है इलेक्ट्रॉन पे आके स्ट्राइक होगा, खटैक। अगर 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 फ्रीक्वेंसी सच में इनफ है, मतलब फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है और फ्रीक्वेंसी की वजह से इसकी एनर्जी अच्छी खासी है, तो जब ये फोटोन अच्छी खासी एनर्जी से आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा। नॉकआउट मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को, जैसे इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा, जैसे सुनो एक बॉल है, बॉल यहां पर एक बॉल रखा हुआ है और ये बॉल ना फंस गया है कीचड़ में, दलदल में, ये बॉल कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और तेजी से कोई दूसरा बॉल आए और वो बॉल खटैक से इस पे लगे, खट, तो ये बॉल यहां से नॉकआउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो सेम सेंस में प्यारे बच्चों, जब एक फोटोन, ये फोटोन जो है सुइटेबल एनर्जी, इनफ एनर्जी के साथ आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से नॉकआउट हो जाता है, नॉकआउट। प्यारे बच्चों यहां से नॉकआउट हो जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया। लेकिन 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 यहां पिक्चर कुछ और है, पिक्चर कुछ और है प्यारे बच्चों, समझना, पिक्चर यहां पर कुछ और भी है कि अगर हमारे पास ये मेटल है और जैसा हम जानते हैं ये सॉफ्ट मेटल है प्यारे बच्चों, सॉफ्ट मेटल, जैसा हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि ये सॉफ्ट मेटल है और ये इसके इलेक्ट्रॉन से कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रॉन कभी भी मेटल से अपने आप नहीं निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गिलास है, मैं इस गिलास से बोलूं कि भैया अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, नहीं देगा, ये नहीं देगा। कोशिश, अगर मैं थोड़ा बहुत कोशिश भी करूं तब भी नहीं देगा मुझे। तो मेटल्स अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं देते। अगर आप मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी। देखो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का चांस है क्योंकि मैं एनर्जी लगा रहा हूं, यानी कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको हमेशा एनर्जी लगाना पड़ता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ये कह रहे हैं कि मुझे इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है मेटल से, तो मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां से बाहर निकालना है, तो मुझे इसके सरफेस से बाहर निकालना है, सरफेस से, तो यहां से यहां ले जाने में जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को बोलते हैं डब्ल्यू नॉट। अब बोलोगे ये क्या चीज है भाई? देखो बता रहा हूं, देखो एक होता है डब्ल्यू नॉट प्यारे बच्चों, या इसको बोलते हैं कई लोग फाई नॉट भी बोलते हैं, कई लोग डब्ल्यू नॉट, कई लोग फाई नॉट। तो ये क्या होता है बेटा? ये होता है एनर्जी नीडेड, मिनिमम, कम से कम, मिनिमम एनर्जी, कम से कम मिनिमम एनर्जी नीडेड टू स्केप आउट, इस सरफेस से निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसका नाम होता है डब्ल्यू नॉट, या इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसको वर्क फंक्शन कहा जाता है, वर्क फंक्शन। अब सपोज करो प्यारे बच्चों एक सिचुएशन लेते हैं कि किसी ने मुझसे बोला कि भैया वर्क फंक्शन की वैल्यू है 10 जूल। ये जो वर्क फंक्शन है 10 जूल है। 10 जूल का क्या मतलब है कि अगर आप यहां से चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक जाए, निकले, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले, तो आपको मिनिमम, कम से कम मिनिमम एनर्जी चाहिए, 10 जूल चाहिए। और तुमने क्या किया? तुमने यहां पर सन रेडिएशन का जुगाड़ किया, रेडिएशन। तुमने कहा भैया एक रेडिएशन आ रहा है और रेडिएशन, इसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच इंटू में फ्रीक्वेंसी। तुमने इसकी फ्रीक्वेंसी लो रखी, इसका एनर्जी लो कर दिया, और ये जो एनर्जी है वो 5 जूल के बराबर है। अब लॉजिकली सोचो, आपने क्या किया? आपने इसका एनर्जी 5 जूल रखा। तो आप लॉजिकली सोचो, क्या ये 5 जूल का फोटोन जब इसके ऊपर पड़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो मिनिमम एनर्जी नीडेड टू एस्केप आउट, बाहर निकलने की एनर्जी कितना चाहिए? 10 जूल। पर आप एनर्जी कितना दे रहे हो? 5 जूल। यानी हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, हर फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से होनी चाहिए कि वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी हो यहां पे, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से होनी चाहिए कि ये 10 से ज्यादा हो, मतलब ये 15 हो, काम हो जाएगा, ये 20 जूल हो, काम हो जाएगा, ये 30 जूल हो, काम हो जाएगा। यानी फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। थोड़ा सा थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर हम काम की बातों को बढ़ाएंगे। लिखा है व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी, इस बात को प्लीज ध्यान दीजिएगा कि मैंने डेफिनेशन कैसे लिखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं। व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी, एनर्जी सुटेबल होना चाहिए, एनर्जी इनफ होना चाहिए, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल, एक मेटल के सरफेस पे गिरता है। व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, इट कॉजेस द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इजेक्शन मतलब निकलना बेटा, इसका मतलब होता है निकलना। आप प्लीज मेरी बात में गहराई ढूंढे और इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। इट कॉजेस द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इसकी वजह से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इट कॉजेस द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर उसका सुटेबल एनर्जी है तो। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर क्या बात है सर मजा आ गया सर, दर्द थोड़ा कम हुआ सर, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझना, ये समझना डेफिनेशन क्या है। अगर किसी की सुटेबल एनर्जी है, व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल सरफेस पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात क्या है साहब, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर फॉर एवरी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लाइट के सभी फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर फॉर एवरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर फॉर एवरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या मतलब है, मान लो ये मेटल है और यहां से ये फोटोन है, फोटोन, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अरे भैया अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन देखो, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है कि एनर्जी कम हो गया, एनर्जी कम होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो लिखा है इट अकर्स ओनली, ये हो सकता है तभी, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर हो या इक्वल हो कुछ सर्टेन वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू हम बताएंगे आपको भैया, एक फिक्स वैल्यू से इक्वल हो या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो फटाफट इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों को लिखने का मैंने प्रॉपर टाइम दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके, ठीक है। अच्छा चलो इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि कभी किसी को कंफ्यूजन ना रहे। किसके ऊपर? इसके ऊपर देखो, मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरली सॉफ्ट मेटल्स लिया जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए हमेशा सॉफ्ट मेटल्स लेते हैं। अगर किसी का मन किया नहीं भाई हम तो अपने छत के ऊपर जिंक को बिछा देंगे, हम जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे, जी नहीं नहीं नहीं, हम तो आयरन को लेंगे, ले लो। पर जिंक और आयरन के लिए, उनके इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको बहुत हाई एनर्जी का फोटोन चाहिए होगा, और इतने हाई एनर्जी के फोटोन्स के लिए फिर अलग अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं अगर इंसान अपनी औकात पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकता है। एक इंसान ने एक कुत्ते में 2 सर उगा दिए थे, तुम लोग को कभी पढ़ना है इसके बारे में, फिर कुछ दिन बाद वो कुत्ता मर गया तो बात अलग है, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं, इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो हम जो बातें करते हैं वो बातें करते हैं जनरली कॉमनली जो होती है, ठीक है बेटा। बाकी अगर आपका मन करे तो सूरज की रोशनी में तो तुम खुद लेट जाओ बिना कपड़े के एक बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप मेटल सुन लो, आप मेटल कोई भी यूज कर सकते हो, बस अगर आप बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से करवाने के लिए आपको सॉफ्ट मेटल ही यूज करने पड़ेंगे, वो भी सॉफ्ट मेटल यूज करने पड़ेंगे। कैसे? जिनका वर्क फंक्शन लो हो, लो वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है? देखो वर्क फंक्शन ये होता है जो मैंने आपको बताया, वर्क फंक्शन लो होगा तो क्या फायदा होगा? सुनो, मैं कहता हूं किसी का वर्क फंक्शन जो है 1 जूल है, किसी का वर्क फंक्शन मान लो 1 जूल है, एग्जांपल के तौर पे, जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मैं जूल में ले रहा हूं। सुनो, वर्क फंक्शन 1 जूल है, मतलब बहुत कम है। मिनिमम एनर्जी नीडेड टू एस्केप आउट, यानी कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आसानी से हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो हम सॉफ्ट मेटल्स लेते हैं इसका वर्क फंक्शन लो होता है। आप देखो एक्सपेरिमेंट जो किए गए, जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था हॉलवर्थ एंड लेनार्ड ने किया था, मेरे को स्पेलिंग थोड़ा याद नहीं आ रहा है, हॉलवर्थ करके नाम था उसका, हॉलवर्थ करके। तो उन्होंने तो मेटल ही लिया था, उन्होंने ना सोडियम लिया था ना पोटेशियम, उन्होंने मेटल लिया था। तो मेटल्स का चार्ज, अब मैं कहां हिस्ट्री में पहुंच गया, मेटल के अंदर से उनको दिखाई दिया कि चार्ज कम हो रहा है। चार्ज कम होने का मतलब है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो उन्होंने पहली बार नोट किया था मेटल्स को लेके। चलो चलो अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कम टू द पॉइंट पे आते हैं। जनरली सॉफ्ट मेटल्स यूज्ड, आपका मन करे आप आयरन ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, कोबाल्ट ले सकते हो, लेकिन उनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने का चांसेस बहुत कम है। आपको हाई फोटोन चाहिए होगा, हाई एनर्जी का फोटोन। तो जो हम जिंक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो फोटोन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। तो आपके सिलेबस में बेटा इन्हीं की जिक्र किया गया है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, सीजियम भी हो सकता है, ये सब सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। क्लियरिटी है मेरी बात में? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक ऐसी रफ सा डायग्राम में अब इसमें क्या होता है, एक चीज आप हमेशा रखना बेटा, एक फोटोन, ये जो एक फोटोन है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ता है, ये बात अपने मन में डाल लो, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकला, अब यहां पर ना कुछ गजब गजब की बातें की जाएगी। जैसे मैंने कहा कि यहां पर 100 जूल का कोई फोटोन आया, कोई फोटोन 100 जूल एनर्जी लेके आया, सरफेस तक निकलने में उसका कुछ खर्च हो गया। मान लो यहां से यहां तक निकलने में, सरफेस तक निकलने में उसका खर्च हो गया मान लो 30 जूल। तो मैं आपसे पूछता हूं ये 30 जूल क्या है? वर्क फंक्शन। तो बेटा ये जो वर्क फंक्शन है या जो फाई नॉट है यही 30 जूल है। समझो मेरी बात को, मैं कह रहा हूं लॉजिकली समझना, लॉजिकली बिल्कुल बुद्धि से। कोई 100 जूल की एनर्जी का फोटोन आया, वो फोटोन आया मजे में और इसके ऊपर गिरा, इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने में 30 जूल खर्च हो गए, 30 जूल खर्च हो गए। तो ये 30 जूल क्या है? तो आप बोलोगे वर्क फंक्शन है। सरफेस से निकालने में एनर्जी खर्च हो गया 30 जूल, तो ये एनर्जी यहां यूज हो गया। पर ये एनर्जी है किसकी? ये एनर्जी है फोटोन की। वो 100 जूल लेके आया था, 30 यहां पे खर्च हो गया, 30 यहां पे खर्च हो गया। अच्छा, तो अब मैं आपसे कहानी कहूं, कहानी क्या है कि ये मेटल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 100 जूल का फोटोन आया, ठीक है, फिर 30 यहां से यहां तक खर्च हो गया, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन दोबारा। तो 100 जूल की फोटोन की एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू एफ, तो एनर्जी इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू 100, एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू एफ इज इक्वल टू 100 है। तो 100 आया, 30 खर्च हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के पास अभी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है। दोबारा
100 आया, 30 जूल एनर्जी खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है झटके से, खटक, तो वेलोसिटी होने का मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? लॉजिकली सोचो। देखो, तो फोटोन के पास था 100, ये 100 मिला इलेक्ट्रॉन को। दोबारा बोल रहा हूं, फोटोन के पास था 100, फोटोन के पास था 100, ये 100 मिलता है इलेक्ट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन ने 30 खर्च कर दिए, इस इलेक्ट्रॉन ने 30 खर्च कर दिए, तो ये कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? कितनी वेलोसिटी की एनर्जी होगी? स्पीड, कितनी स्पीड की एनर्जी होगी इसके पास? तो होगा 70। कितना होगा बेटा? 70। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा फोटोन की जो एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी सबसे पहले यूज होती है उसको बाहर निकालने में, 30 जूल, और बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन के पास कितना होगा? 70 जूल होगा। तो इसको ना आइंस्टाइन साहब ने अपने अंदाज में लिखा। आइंस्टाइन साहब बहुत कमाल के आदमी थे। आइंस्टाइन साहब ने एक इक्वेशन दी। आइंस्टाइन साहब का मानना था, देखो जी बात ऐसी है, आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, सुनना ध्यान से, आइंस्टाइन कहते हैं अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, आइंस्टाइन कह रहे हैं अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो 100 जूल की एनर्जी फोटोन की होगी, और वो 100 जूल का एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला हिस्सा खर्च होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और दूसरा हिस्सा उसका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी अगर आपने 100 जूल एनर्जी दिया है तो 30 तो उसको बाहर निकालने में लग गया, और बचा हुआ 70 इलेक्ट्रॉन के पास उसकी जेब में रखा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जेब में 70 होगा। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया, आइंस्टाइन की बहुत फेमस इक्वेशन है कि एनर्जी ऑफ फोटोन यानी 100, ऐसे उन्होंने बोला, देखो उन्होंने बोला 100 है 30 प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि 70 है, 70 काइनेटिक एनर्जी 70। उन्होंने इक्वेशन दिया, बोला देखो ये जो 100 है ना, ये फोटोन की एनर्जी होती है, तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है H/F। ये जो 30 है, 30 ये वर्क फंक्शन है, और बोला ये जो 70 है 70 ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। तो फोटोन की एनर्जी का दो हिस्से हो गए, एक हो गया वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है। क्या बात है सर, मजा आ गया सर। यानी हम लोगों ने एक बहुत फेमस इक्वेशन को पढ़ा जिसका नाम है आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो। अब देखो सुनो मेरी बात, आइंस्टीन से पहले प्लैंक्स की कोई इज्जत नहीं थी, मैं 1000 बार बता चुका ये बात। प्लैंक साहब ने यही बात बोली थी, H/F, याद है आपको? पर प्लैंक को ऐसे रखते थे, अगर प्लैंक को दूर से दिख गया तो इज्जत नहीं है। प्लैंक अगर दूर दिख गया उसकी इज्जत नहीं है, हाँ ठीक है। लेकिन जब आइंस्टीन साहब ने करीबन 5 साल बाद आइंस्टीन साहब ने इक्वेशन दिया और प्लैंक्स का थ्योरी यूज किया, आइंस्टीन साहब ने प्लैंक्स की थ्योरी यूज की है, ये प्लैंक्स का कॉन्सेप्ट है H/F। तो भाई साहब हर घर से रिश्ता जा रहा है। मेरी बात सुनो, प्लैंक साहब की एज अगर उस टाइम 50 था, 50 की एज में भी रिश्ते जा रहे हैं कि जी बस, और प्लैंक साहब एक्सेप्ट भी कर रहे थे, पता है तुम्हें? चलो छोड़ो। तो प्यारे बच्चों, ये है आइंस्टीन इक्वेशन फॉर, आइंस्टीन साहब की इक्वेशन थी, आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही फेमस है ये कि H/F इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई बहुत खतरनाक टॉपिक नहीं है, बस एक समझने का और समझाने का एक सिंपल सा मेथड है जो मैंने आपको बताया। अब यहां पर कुछ गहरी बातें कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इस बात को थोड़ा ठीक से करना चाहूं, क्योंकि पेपर आजकल घुमा फिरा के आ रहा है, तो थोड़ी बातें कर ही ली जाए कि अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है तो इसको हम वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो वर्क फंक्शन है, ये एनर्जी यूज करता किसका है? ये एनर्जी रेडिएशन का ही होता है बेटा, ये रेडिएशन का ही 30 जूल ले रहा है, समझो। अगर हम 100 जूल एनर्जी दे रहे हैं तो 100 का 30 यहां खर्च हो रहा है, तो बोला गया भैया ये भी तो एक प्रकार से रेडिएशन का ही एनर्जी है, तो इसका फॉर्मूला बनाया गया Hf0। अब इसको बोला गया मिनिमम एनर्जी, इसका नाम था मिनिमम एनर्जी। अगर आपको याद हो तो कि भाई मिनिमम एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, पीई के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो इसको बोला गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझने में तकलीफ हो सकती है, पर फील करो कि दिस एनर्जी इज आल्सो द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, और रेडिएशन के लिए फॉर्मूला होता है H में फ्रीक्वेंसी। बस अगर ये मिनिमम एनर्जी है तो इसको बोला गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और प्यारे बच्चों, थोड़ा दर्द और आपको दूंगा मैं, क्योंकि दर्द में ही मजा है। देखो कैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अरे हाँ, अगर अभी यार भाई साहब तुम लोग हद मचा दिए, सुनो ध्यान से। क्या यार, कुछ पढ़ाने वाला था यार, तुमने मन भटका दिया। सुनो, एक कॉन्सेप्ट होता है सी का कॉन्सेप्ट देखो, सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ। यार एक बात है भाई, मैंने बहुत बढ़िया बच्चे देखे, बहुत घटिया बच्चे भी देखे, लेकिन मैंने इनके जैसे नहीं देखे। ये इनका अंदाजा इतना सही निकलता है, 3 × 10⁸ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ। ये कॉन्सेप्ट होता है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट प्यारे बच्चों। अब यहां पर ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है। अगर मैं इसको बोलता हूं मिनिमम फ्रीक्वेंसी F0, अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी को F0 बोल रहे हैं तो ये होगा बेटा लैम्डा नॉट। ठीक है बेटा, लैम्डा नॉट। तो यहां पर ये F0 जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, और ये लैम्डा नॉट क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, याद रखना, एक बात ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हमेशा अपोजिट होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ का नाम होगा मैक्सिमम, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्यारे बच्चों सुनो, अगर इसको आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलते हो तो इसको बोलना मैक्सिमम वेवलेंथ।
प्लीज कीप इन माइंड प्यारे बच्चों, यहीं से आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में फंसा सकते हैं। बच्चा कहता है अच्छा एफ नॉट का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ओहो लैम्डा नॉट का मतलब क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ। फंस गया उसमें गया। समझ लो इस बात को ध्यान से कि अरे उस क्वेश्चन में गया वो, ये कह रहा हूं मैं। तो ये एफ नॉट का मतलब भले ही मिनिमम फ्रीक्वेंसी है पर लैम्डा नॉट मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में वो होते। तो प्यारे बच्चों वर्क फंक्शन का एक और नया फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। एस तो एच रहेगा, एफ नॉट की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, देखो एफ नॉट की जगह पर क्या लिख सकते हो, देखो अब देखो सुनो, सी इज इक्वल टू एफ नॉट लैम्डा नॉट। तो सी अपन में लैम्डा नॉट को आप एफ नॉट लिख सकते हो, सी अपन में लैम्डा नॉट को आप एफ नॉट लिख सकते हो। तो देखो एच की जगह पर तो आप एच लिख दो, पर एफ नॉट की जगह पर आप लिख सकते हो सी अपन में लैम्डा नॉट। तो बेटा ये भी एक फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन का। तो वर्क फंक्शन का मेन फॉर्मूला एच एफ नॉट, जहां एफ नॉट का मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और डबल नॉट का मतलब है मिनिमम एनर्जी। अच्छा अब मैं कुछ और एड ऑन करवा दूं आपके जीवन में। क्या एड ऑन, सुनते रहना। वर्क फंक्शन इसका नाम है, ठीक है, ओके। इसका एक और नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इसका नाम पड़ता है, ठीक है। अच्छा एफ नॉट का नाम क्या पड़ जाएगा फिर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो जी, अच्छा अच्छा फिर यहां पर लैम्डा नॉट का नाम क्या पड़ जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ऐसा वैसे नाम नहीं होना चाहिए इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, पर मैं लिख दे रहा हूं, कई बार ना लोग बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, पर क्या करें, अब स्कूल वालों की बात तो माननी पड़ेगी। सुनो, तो वर्क फंक्शन का नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी एफ नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। देखो मेरे से आप कोई भी चैप्टर दिल से पढ़ लोगे, वो चैप्टर आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। अब तुरंत शादी करके फिर चलो थोड़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखो। तो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है बेटा फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। जैसे हमने कहा था वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू एफ नॉट, ये जैसे मिनिमम एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो मिनिमम एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या आप कहानी को समझ पाए, बहुत सुंदर बेटा, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों फाइनली अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। देखो 1888 के आसपास की बात है, स्पेलिंग मुझे याद नहीं पर लिख रहा हूं, हॉलवच, एक बार कंफर्म करना, हॉलवच ही नाम था ना इसका, हॉलवच, एंड एक था लेनार्ड करके, लेनार्ड, लेनार्ड। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हॉलवच साहब को थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर हॉलवच और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से कुछ फेमस हुआ। इन्होंने क्या फील किया मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत सिंपल सा सेटअप बता रहा हूं, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल सेटअप समझते हैं। तो सेटअप क्या किया गया, एक जगह पर मेटल का जुगाड़ किया गया, मेटल, मैं आपको एक और देसी स्टाइल में पढ़ाता हूं बिल्कुल। अब इस मेटल पे ना, मेटल पे लाइट को इंसिडेंट करवाया गया, लाइट, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है हॉलवच एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। देखो एग्जाम में यहां से कुछ नहीं आता, जैसा इसका नाम है वैसा ये टॉपिक है। देखो हॉलवच एंड क्या यार नाम अजीब सा है, टॉपिक भी अजीब सा, मेरे ये कहने का मतलब हॉलवच एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इन लोगों ने क्या नोट किया, इन लोगों ने नोट किया प्लीज कि ये जो मेटल है, मेटल, ये मेटल लिया गया, अब इस मेटल से ना इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, मतलब मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं, क्यों, क्योंकि फोटोन आया, और फोटोन आया तो इलेक्ट्रॉन निकला, क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को आगे जाके ना यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट, इसको बोला गया कलेक्टर, कलेक्टर बोला गया, कलेक्टर, और इसको बोला गया यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसका नाम रख दिया गया एमिटर। एमिटर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करे, और कलेक्टर जहां पर हम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करवाएंगे, अट्रैक्ट। अब ये हुआ कैसे, उसके पीछे लॉजिक समझो। लॉजिक ये अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इसको कनेक्ट करके हम एक सर्किट बना सकते हैं। यहां पर हम बैटरी का पॉजिटिव लगाएंगे, सुनना ध्यान से, मैं देखो बहुत हाई क्लास सेटअप नहीं कर रहा हूं, सिंपल सेटअप कर रहा हूं कि यहां पर बैटरी का पॉजिटिव लगाएंगे। पॉजिटिव लगाने से क्या फायदा है कि अगर हम यहां पॉजिटिव लगाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, और बैटरी का नेगेटिव हम इधर लगा सकते हैं, बैटरी का नेगेटिव हम इधर लगा सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और पॉजिटिव की तरफ जाए, और हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। हम चाहे तो बल्ब लगा सकते हैं, बल्ब लगा के हम करंट पैदा कर सकते हैं, बल्ब लगा के हम करंट पैदा कर सकते हैं। और आपका जो सोलर सेल होता है ना, सोलर सेल, वो कुछ ऐसा ही काम करता है, सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसी इलेक्ट्रॉन को हम सर्किट में दोहराते हैं, सोलर सेल, पर उसका सेटअप थोड़ा सा हल्का सा अलग होता है। सेमीकंडक्टर चैप्टर में मैं सोलर सेल भी आपको पढ़ाऊंगा, पर फिलहाल अभी देख लो कि देखो हॉलबच एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सेटअप दिया। हॉलबच साहब ने सबसे पहले ये फील किया कि इलेक्ट्रॉन मेटल पे जब लाइट गिरती है ना, फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब यहां से हमें कुछ कुछ चीजें सीखनी है जो आपके जीवन भर काम आएगा। कुछ ऑब्जर्वेशन थे, मैं आपको वो ऑब्जर्वेशन समझा दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कि जब हम लोगों ने सुना, जब हम लोगों ने यहां पर बैटरी लगाया है, तो ये जो बैटरी है, ये इसका वोल्टेज कुछ ना कुछ होगा, वी, वोल्टेज वी। तो अगर हम इसका पॉजिटिव को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यानी वी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो कलेक्टर है इसके प्लस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो लॉजिकली आपको फील आएगा कि अगर आप यहां पर पॉजिटिव बढ़ाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा,
और इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ सकती है। अभी हल्का हल्का फील करो, हल्का हल्का। तो पहला पॉइंट जो मन में रखना है। दूसरा, ये लोगों ने एक दिमाग लगाया, लोगों ने कहा एक काम करेंगे जी, हम लोगों ने कहा हम एक काम करेंगे जी। क्या काम करेंगे? हमने इसको प्लस नहीं करेंगे, अगर हम यहां पर पोलैरिटी चेंज कर दें। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब क्या है? लोगों ने कहा कि अगर हम, बस सुनो सब कुछ लिखवाऊंगा अच्छे से, अगर हम इसको माइनस कर दें तो क्या होगा? मान लो तुमने इसको माइनस कर दिया और किसी वी नॉट, तुमने वी नॉट वोल्टेज लगाया और इसको माइनस कर दिया तो क्या होगा? तो ऐसा हो सकता है कि वी नॉट वोल्टेज लगाने से, इसको माइनस करने से ऐसा हो सकता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, ये नेगेटिव पार्टिकल, और तुमने इधर भी नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव पार्टिकल तुमने इधर भी नेगेटिव कर दिया, तो ऐसा हुआ होगा, सुनना ध्यान से, ऐसा हुआ होगा, देखना ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और जैसे ही आगे गया बस रुक गया। क्यों रुक गया बताओ? इसकी वेलोसिटी क्यों जीरो हो गई? इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो, समझना ध्यान से। इसकी जो स्पीड लिख देता हूं, स्पीड, स्पीड इक्वल टू जीरो हो गई। सोचो, मैं कह रहा हूं, देखो अब ऐसे फील करो, ऐसे फील करो कि तुमने यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से फोटोन गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और आगे जा रहा है तेजी से, ये तो मस्ती में जा रहा है, मस्ती में जा रहा है, उसको इधर से रिपल्शन मिला नेगेटिव, आगे नेगेटिव प्लेट है, ओहो हो, यहां के रुक गया, स्पीड इसकी जीरो हो गई। स्पीड क्या हो गई? जीरो। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज। तो कोई आपसे बोले भाई स्टॉपिंग वोल्टेज क्या है, तो आप बोलोगे कि भैया अगर हम कलेक्टर को नेगेटिव कर दे, कलेक्टर अभी सब लिखवाऊंगा, अभी कलेक्टर को नेगेटिव कर देंगे ना तो बेचारा हमारा इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? तो हमारा इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। तो जितने वोल्टेज पर ये काम हुआ है वो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। मान लो मैं कहता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू थी -10 वोल्ट, -10 वोल्ट नहीं 10 वोल्ट बोलता, चलो अगर हमने बोला कि भैया 10 वोल्ट हमने लगाया, हमने 10 वोल्ट लगाया और हमारा इलेक्ट्रॉन रुक गया, तो 10 वोल्ट क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओहो, क्या बात है, मजा आ गया, क्या बात है। तो प्यारे बच्चों, ये सब स्टोरी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये थियरीज में हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो कई सारे लोग ऐसे कहने लग गए कि देखो यार, लोगों ने ऐसे कहा, देखो सुन लो मेरी बात, लोगों ने कहा देखो यार, एनर्जी होता है ना, एनर्जी, सुन लो, लोगों ने ऐसे कहा एनर्जी होता है पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। लोगों ने ऐसे बोलना स्टार्ट किया। अब बोलोगे सर ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा, वोल्टेज पर यूनिट चार्ज को आप एक प्रकार से एनर्जी बोल सकते हो। नहीं, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, गलत बोल दिया, सॉरी। वी वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, सुन लो, ये जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ये होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऐसे याद रखो। पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अच्छा, थोड़ा और ठीक करो, यहां पर जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोलेंगे देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जो होता है ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो यहां से V इंटू क्यू को बोला गया काइनेटिक एनर्जी। अब तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी, ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी, तो मैं समझाने का तरीका बताता हूं। देखो सुनो, हो क्या रहा है कि यहां पर हम पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो ऐसे समझो, पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी, पोटेंशियल की वजह से एनर्जी का फॉर्मुला होता है V इंटू में चार्ज। ये होता है पोटेंशियल की वजह से एनर्जी का फॉर्मुला, पोटेंशियल की, बैटरी की वजह से, इस बैटरी की वजह से जो एनर्जी लगा है ना, पोटेंशियल, इस पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है वो है V इंटू में चार्ज, ठीक है। लेकिन ये जो हमने पोटेंशियल की एनर्जी है हमारी, हमारे पोटेंशियल की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी को कैंसिल कर रहा है, पार्टिकल को रोक दे रहा है, तो पक्का वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ऐसे समझो, ऐसे समझो इसको, ऐसे इमेजिन करो कि ये रही पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, हमारा इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी आगे बढ़ रहा है, तुमने यहां लगा दिया नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया, तो इस वोल्टेज की वजह से क्या होगा? अब हमारा काइनेटिक एनर्जी कैंसिल आउट हो गया, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी था इस वोल्टेज ने संभाल लिया, तभी तो पार्टिकल रुक गया यहाँ पे, ये काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है और इस वोल्टेज की वजह से रुक गया। तो हम ऐसा कहेंगे कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है इस वोल्टेज के एनर्जी के बराबर है, तभी वो कैंसिल आउट हो गया। और इस पोटेंशियल की एनर्जी का फॉर्मुला क्या होता है? V नॉट इंटू में चार्ज, और चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है, चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो V नॉट इंटू ई हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहां से मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि जो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो बैलेंस हो जाता है पोटेंशियल की वजह से, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से। तो EV नॉट, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो EV नॉट के बराबर होगा। अरे ये तो बहुत लॉजिकल है ना भाई, ये पार्टिकल अपनी स्पीड से आ रहा है, उस स्पीड को जीरो कर दिया, किसने जीरो कर दिया? इसने, मतलब इसकी एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है, इसकी एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी EV नॉट के बराबर होता है। तो अभी हमने बेटा बस हम थियरीज पढ़ रहे हैं हल्की हल्की। तो पहली थियरी हमने क्या पढ़ा कि अगर हम यहां पर पॉजिटिव रखेंगे, सुन लो, अगर हम यहां पर पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा? तो पॉजिटिव अगर रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, अगर हम नेगेटिव कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। तो पॉजिटिव करने से इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो करंट आएगा, और नेगेटिव करने से इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो करंट चला जाएगा। और एक इक्वेशन पढ़ी कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ये पोटेंशियल बैलेंस करता है। अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात है। अब देखो यहां पर कुछ चीजें हमें सीखनी है, ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम सीखने जा रहे हैं जो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अब लिखा है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब मेरी बात सुनो, सेटअप दोबारा बना रहा हूं, देखो ये हमारा प्लेट है, यहां से फोटॉन्स आएंगे। अब कहा जा रहा है कि अगर प्यारे बच्चों लिखा है
इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब अगर मैं फोटॉन्स का नंबर बढ़ा दूं, मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, इंटेंसिटी समझते हो ना, जो लाइट आ रही है लाइट उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, फोटॉन्स को बढ़ा दूं, ज्यादा कर दूं तो क्या होगा? देखिए अगर आपको मैंने जैसे सिखाया था एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो जैसे आप फोटॉन्स के नंबर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे फोटॉन्स के नंबर को बढ़ाएंगे, अगर आपने फोटॉन्स के नंबर को बढ़ाया है, बात समझ पा रहे हो, अगर फोटॉन्स के नंबर को बढ़ाया है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, और प्यारे बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो सर्किट के अंदर करंट भी बढ़ जाएगा। यानी हम लोगों ने क्या सीखा है, ग्राफ सीखा कि भैया जो इंटेंसिटी है, सपोज करो यहां पे लिखो कैसे, इंटेंसिटी ईएनटी लिखा है, ईएनटी का मतलब इंटेंसिटी, और इस तरफ है करंट, करंट, ये दोनों आपस में डिपेंड करता है। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। पढ़ो इसको, लिखो when the intensity of incident light increases the number of photon striking the metal surface also increase। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, और बहुत लॉजिकल और इमेजिनरी भी है, इमेजिन कर सकते हो आप। एज अ रिजल्ट मोर इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। दिस करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। और इस फोटो, ये फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर जो करंट है उसको बोलते हैं फोटो करंट। तो आपने मुझसे क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सर कितना आसान चैप्टर है ये, पर पता है आपको हमारे इंडिया में मैक्सिमम बच्चों को मॉडर्न फिजिक्स समझ नहीं आती, क्योंकि ये बेसिक है क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम फिजिक्स का बेसिक्स है। बच्चे रोते रहते हैं कि यार एक बार कोई एटम, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर और सेमी कंडक्टर पढ़ा दे, क्योंकि ये सब समझने के लिए आप में बहुत बुद्धि चाहिए, इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप समझ पा रहे हो, यू आर गुड स्टूडेंट। मजाक कर रहा हूं भाई, क्या सीरियस ले रहे हो आप? इतने में खुश हो रहे हो? मजाक कर रहा हूं भाई, क्या है इसमें? ये इंटेंसिटी बढ़ेगा, लाइट बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, इसमें बड़ी बात क्या है? खुश हो रहे हो? ओहो बुद्धि चाहिए समझने के लिए, बुद्धि है हमारे पास है। अरे बस एक दो पेज और, बस टॉपिक खत्म हो जाए ना, टॉपिक को बीच में छोड़ना पड़ेगा, फिर समझाना पड़ेगा, टॉपिक खत्म हो जाए फिर मैं छुट्टी कर दूंगा, टेंशन मत लो। ये चैप्टर बड़े बड़े है नहीं बेटा, ये चैप्टर्स बड़े बड़े है नहीं। इसके बाद पता क्या बताना है? इसके बाद मुझे बताना है थोड़ा सा डुअल नेचर के बारे में, डी ब्रोगली के बारे में, चैप्टर खत्म। फिर आपको मुझे ये सब बताना है कि पार्टिकल्स के बारे में। सुनो, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कलर, आपको पता होगा अलग अलग लाइट का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक बार मैंने क्या किया समझना ध्यान से, एक बार एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं अपना, इस बार लाइट कुछ और यूज किया, अगली बार सेम मेटल प्लेट है लेकिन लाइट कुछ और यूज कर लिया। देखो इंटेंसिटी मैंने सेम रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। इंटेंसिटी सेम रखने का मतलब है कि मैंने 3 फोटोन यहां लिए हैं तो 3 फोटोन यहीं लिए। अच्छा, फिलहाल हमें देखना है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा समझते हैं इसको गहराई से। लोगों ने क्या देखा, सुनना ध्यान से। लोगों ने क्या देखा, पहले ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट पे आओ। लोगों ने कहा यहां पर 3 फोटोन है, ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन निकले, हमारे इलेक्ट्रॉन निकले, इनकी हमने काइनेटिक एनर्जी की जांच करी, तो काइनेटिक एनर्जी था 40 जूल। हमने कहा ओके। फिर हमने थोड़ा सा इसको बढ़ाया, क्या बढ़ाया बेटा? फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद हमने काइनेटिक एनर्जी को चेक किया, अरे काइनेटिक एनर्जी अभी भी 40 जूल है। यानी कि ये बात समझ में आ गई कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, इंटेंसिटी, तो इनसे इसका कोई मतलब नहीं है। यानी मैं अगर एक ग्राफ, समझ पा रहे मैंने क्या किया? मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 40 जूल है पहले भी, और इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद भी इतना ही है। तो एक मैंने ग्राफ बना के फाइनल किया। हमने कहा जी हमें ग्राफ से आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि देखिए काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, सुनना ध्यान से, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये बात समझ में आई। फिर हमने क्या किया? हमने एक जादू देखा, जादू। जैसे ही लाइट का कलर चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी कुछ, पहले 40 थी अब हो गई 12। आपने क्या समझा? आपने समझा कि काइनेटिक एनर्जी एक लाइट के लिए सेम रहता है, भले ही लाइट की इंटेंसिटी कम हो या ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता। लाइट के इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही अगर आपने उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद कलर चेंज कर दिया, तो कलर चेंज करते ही आपको जादू नजर आएगा। कलर चेंज करते काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया। फिर हमने यहां पर भी इंटेंसिटी बढ़ाया, हमने कहा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे भैया, इंटेंसिटी, तो हमने इंटेंसिटी बढ़ाया ना, तब भी 12 का 12 ही रहा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 12 का 12 ही रहा। ये सब कौन कर रहा है पता आपको? लेनार्ड्स। ये लेनार्ड्स कर रहे हैं, ठीक है। तो लेनार्ड साहब ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया देखो भैया ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, कलर पे डिपेंड करता है। पहले 40 था, कलर चेंज होते ही 12 हो गया। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस व्हेन द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इंटेंसिटी से कुछ भी नहीं होने वाला। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पर कोई फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सीख क्या रहे हैं, समझो हम सीख क्या रहे हैं। अब मैं इसको एक ट्रिक देता हूं, ट्रिक। अब एक ट्रिक दूंगा ना, आप इसको ये याद करने की जरूरत नहीं। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, H/F = W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यहां से आप पढ़ लो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले में सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी नहीं है।
तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तब भी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। पर जैसी फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, देखो फ्रीक्वेंसी हमने चेंज कर दिया, ये पिंक है और ये वॉयलेट है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एनर्जी 40 से 12 हो गया। तो फ्रीक्वेंसी, अब देखो मेरी बात सुनो, ये वैल्यूज मैंने अपने मन से लिखा है, 40 और 12 अपने मन से लिखा है बस समझाने के लिए, ठीक है। मेरा बस इतना समझाने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज होने से चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से कभी चेंज नहीं होता। यानी कि मेरे पास एक छोटा सा बल्ब है, काइनेटिक एनर्जी 50, बहुत बड़ा बल्ब है, काइनेटिक एनर्जी 50, उससे भी बड़ा बल्ब है, काइनेटिक एनर्जी 50। तो बल्ब की अगर इंटेंसिटी चेंज करोगे, उसकी रोशनी चेंज करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। हाँ, लाल बल्ब है, काइनेटिक एनर्जी 50, ब्लू बल्ब है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, रेड बल्ब है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया। हाँ, तो बल्ब के कलर चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले बच्चों लास्ट पेज है आज के चैप्टर का हमारा, इस पेज को एक बार समझ लो ताकि आप चीजों को समझ सको बढ़िया से। टॉपिक है बेटा इफेक्ट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। आपको याद होगा ये प्लेट है, यहां से लाइट आ रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और यहां पर एक प्लेट है जिसको बोलते हैं कलेक्टर, याद हो आपको, कलेक्टर प्लेट। ये होता है एमीटर जो कि नेगेटिव प्लेट होता है, आपको याद होगा, ये नेगेटिव होता है और ये यहां पर होता है ये प्लस। और हम लोग यहां पर वोल्टेज लगाते हैं वी लगाते हैं, और वी का मतलब होता है क्या, वोल्टेज, पोटेंशियल। क्वेश्चन लिखा है, आप इसको लॉजिकली समझना, क्वेश्चन की थ्योरी है, व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस, अगर मैं इसके प्लस को इंक्रीज करूं तो क्या होगा, याद करो, अगर इसके प्लस को मैं इंक्रीज करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो करंट बढ़ेगा। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। तो लिखा हुआ है व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस द कलेक्टर बिकम्स मोर पॉजिटिव। अगर आप इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव 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 बढ़ता जाएगा। दिस हेल्प्स मोर इलेक्ट्रॉन रीच कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एज अ रिजल्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, यहां पर करंट बढ़ेगा। ओके, अब खेल अब खेल क्या है प्यारे बच्चों, कि देखो ये जो मेटल है, मेटल, अब इस मेटल की कुछ ना कुछ औकात है। कैसे मैं समझा रहा हूं, देखो मैंने कहा ये जो मेटल है, मेटल ये 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, चलो 20 निकाल दिया, चलो 50 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मैं कहता हूं 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक टाइम तो आएगा, एक आएगा बाबूजी हो गया जी, हो गया, अब नहीं होगा। नहीं समझे मेरी बात को, बात समझ पा रहे हो बात को, समझो ओ भाई साहब, आंखें ऐसे ऐसे हो रही है, समझ गया मैं, चलो चलो ठीक है, सुनो ध्यान से प्लीज गाइस। तो ये जो कलेक्टर प्लेट है, इस कलेक्टर प्लेट से जब ऐसा मान के चलो कि भैया लाइट की कुछ इंटेंसिटी है, पर कलेक्टर प्लेट से जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मैं कहता हूं कि भाई सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक प्रकार से निकल गए, अब इलेक्ट्रॉन तुमने सारे तो निकाल लिए, अब तुम कह रहे हो मैं और पॉजिटिव कर दूं और पॉजिटिव कर दूं और पॉजिटिव कर दूं, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे भाई साहब, अगर सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, तो तुम इसको कितना भी पॉजिटिव कर लो, अब तो इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे, नए इलेक्ट्रॉन्स, तो अब नए इलेक्ट्रॉन्स नहीं ला सकते। एग्जांपल दे रहा हूं, देखो मान लो कोई इंसान है, बहुत अमीर आदमी, उसको किसी डाकू ने पकड़ लिया, डाकू ने चाकू दिखा रखा है, कह रहा अपनी घड़ी दे, उसने घड़ी दे दी, डाकू ने कहा वॉलेट दे, वॉलेट दे दिया, ला जेब में जो कैश है कैश दे दिया, उसके पास जोड़े सा सब दे दिया, ठीक है, अरे यार आदमी है यार, क्या है, उसके पास कैश है, वॉलेट है, घड़ी है, सब दे दिया। अब वो बंदूक निकाल कह रहा है, बेटे अब जो भी है निकाल दे वरना मार दूंगा। अब वो कह रहा है भाई मैंने सब दे तो दिया, आप कहां से लेके आऊं। तो वही वाली बात सेम यहां पर है कि हम लोग समझो, जब सारे इलेक्ट्रॉन आउट, ऑलमोस्ट थ्योरेटिकली बोल रहा हूं, जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो आप इसको कितना भी पॉजिटिव कर लो, अब करंट आपका नहीं बढ़ सकता है ना। जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो इसको पॉजिटिव कितना भी बना लो, अब करंट नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नए पैदा नहीं हो रहे। अब जो नए इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो रहे तो करंट कहां से बनेगा, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। अब इसको ग्राफ से समझा दो, ग्राफ से देखो, ग्राफ से समझो, देखो इस तरफ है हमारा करंट इस तरफ है, और ये ग्राफ इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, और इस तरफ है आपका वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है, अप्लाइड। यार भगवान ने नॉलेज दी पर हाथों में वो राइटिंग वाली बात नहीं दी, हाथ ऐसे जैसे ज्ञाता हो, एबीसीडी भी नहीं आती ठीक से, वो भी वैसे हवा लेके अबे हंसते कम से कम, कौन हंस रहा था ऐसे, चलो ध्यान दो। ये करंट अप्लाइड वोल्टेज, देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, सुनना ध्यान से। अगर मान लो अभी मान लेते 0 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ाने से ये जो V बढ़ाएंगे तो ये प्लस बढ़ेगा, तो करंट भी बढ़ेगा, है ना, तो करंट बढ़ रहा है, लेकिन टाइम पर आएगा करंट ऐसे हो जाएगा सैचुरेट, मतलब करंट नहीं बढ़ रहा, करंट बिल्कुल सीधा हो गया। अब कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, आप वोल्टेज बढ़ाओ पर करंट नहीं बढ़ेगा। समझ पाए तो लिखा है देखो, आफ्टर सम टाइम ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन गेट कलेक्टेड, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो क्या हो गए, कलेक्ट हो गए, एंड सैचुरेशन करंट इज अचीव्ड। अब सैचुरेशन आ गया है। बियॉन्ड दिस पॉइंट
अगर इसके बाद भी इंक्रीजिंग वोल्टेज, इसके बाद भी आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे, डज नॉट इंक्रीज करंट, आप वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा। अबे सारे इलेक्ट्रॉन तो चले गए, अब तो कुछ भी कर ले, सारा खेल तो इलेक्ट्रॉन का है। द करंट बिकम्स कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट हो जाता है। ये बात को आप समझ पाए? सो आज इतना ही, बाकी देखते हैं फिर। तो अगर लेक्चर से समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो कि सर सीरीज़ हमें कंटिन्यू रखनी है। अगर आप कमेंट करोगे तभी सीरीज़ कंटिन्यू होगा। और दूसरी बहुत सिंपल सी बात, अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो एक लाइक और हाइप ये सब चीज़ तो बनती है भाई। कमेंट जरूर करके बताना कैसा लग रहा है लेक्चर और कब तक आपको पूरा सिलेबस चाहिए। लव यू ऑल। सो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सो प्यारे बच्चों, ये सब छोटी मोटी चीजें, आसान चीजें हैं। मैंने आपको बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को रोक रहे थे, तो हमने नेगेटिव वोल्टेज लगाया था। हमने कहा था देखो भैया, याद करो वो दिन, प्लीज याद करो, जब हमने कहा था कि भाई यहां से आएगी लाइट, यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अत्याचार होता है जब यहां पर नेगेटिव लगा देते हैं। बैटरी का नेगेटिव लगाते हैं, यहां वोल्टेज लगाते हैं वी नॉट, उसका नाम था स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ क्यों? आप कोई करंट नहीं है, आपने कट ऑफ कर दिया, आपने इलेक्ट्रॉन को मार दिया, गिरा दिया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर दिया। याद करो, सब पढ़ाया मैंने बढ़िया से। तो बेटा होता क्या है, इफ द कलेक्टर इज मेड नेगेटिव, ओहो, अगर कलेक्टर को नेगेटिव बना देंगे, सम इलेक्ट्रॉन्स गेट पुश्ड बैक, इलेक्ट्रॉन पीछे चले जाते हैं, प्यारे बच्चों, एट अ सर्टेन नेगेटिव वोल्टेज, एट अ सर्टेन नेगेटिव वोल्टेज, एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज आएगा, इवन द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आर स्टॉप्ड। क्या कह रहा है देखो, कि जब आप इसको नेगेटिव बनाओगे, तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। ऐसे समझो, देखो थोड़ा डिटेल में समझते। देखो ये प्लेट है नेगेटिव, ये प्लेट है प्लेट बेटा, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन मौज मस्ती में जाएगा, लेकिन तुमने यहां पर नेगेटिव लगा दिया। ओहो, ये जो नेगेटिव है पहले तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर इनका जो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन उसको भी हम अपने नेगेटिव से रोक देंगे, तो हम कहेंगे भाई अब सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए। अगर सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए तो हम बोलेंगे बिल्कुल कट ऑफ हो गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया सब कुछ। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जब हम, समझना प्लीज, ध्यान देना सारे बच्चे, ध्यान ही दे सकते हो इस टाइम, और तो कुछ मतलब कोई चारा नहीं है। सुनो, तो इफ कलेक्टर इज मेड नेगेटिव, अगर कलेक्टर को नेगेटिव बनाओगे, इलेक्ट्रॉन पुश्ड बैक, इलेक्ट्रॉन को धक्का लगता है पीछे की तरफ, एट अ सर्टेन नेगेटिव वैल्यू, एक ऐसी नेगेटिव वैल्यू आएगी जिसको हम वी नॉट बोलते हैं बेटा, वी नॉट, एक ऐसी नेगेटिव वैल्यू आएगी, इवन द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड, जो सबसे एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाएगा। तो बेटा इसी वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बात है सर, समझ में आ गया सर आपकी जो कल की स्टोरी थी ना, उसमें मजा आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया इस चैप्टर का। वैसे मैं आपको बता दूं, चैप्टर खत्म हो गया था कल ही, आज तो हम बस टाल मटोल करेंगे, ग्राफ बना लिया, थोड़े बहुत डेफिनेशन पढ़ लिए, और जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया था, मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं, आप एक्टिंग करो, आप मुस्कुराओ, अंदर से बाहर से, जहां जहां से मन करे मुस्कुराओ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस चैप्टर में अगला हमारा टॉपिक है ग्राफ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज। अब देखो इसमें क्या है, ग्राफ को समझना। अगर देखो ग्राफ ऐसे बनाया जाता है पूरा प्रॉपर, ठीक है, जिसके अंदर इधर है हमारा पॉजिटिव वोल्टेज, प्लस का वी, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड। अब हमें ग्राफ पढ़ने और ग्राफ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी तो हम सारी थ्योरी कवर करेंगे और कल 3:30 बजे हम इसके सारे न्यूमेरिकल करेंगे। फिर ऐसे फिर हम, मैं सोच रहा हूं पहले पूरे मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में कितने चैप्टर, 4 चैप्टर, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, और ये चारों चैप्टर से आपके 15 से 20 नंबर फिक्स हो जाएंगे 70 में से। तो पहले हम पूरा मॉडर्न फिजिक्स खत्म करते हैं, फिर अपन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ेंगे। कोई टेंशन वाली बात, आप बोलोगे तो मैं पढ़ा भी दूंगा। आप में से कोई 4 बच्चा भी मेल कर देगा मेरे को, सर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, सर मेरे को खुजली हो रही है सर, तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मुझे लगता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बहुत लोगों ने पढ़ रखा है, तो उसको हम 4 दिन बाद भी पढ़ेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या 10 दिन बाद भी हम पढ़ेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अप्लाइड वोल्टेज है, और करंट का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा। देखो इस चीज को समझना कि अगर हम ऐसा माने कि करंट 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वैसे तो जो ग्राफ है, ग्राफ्स मैं एक ऐसा ग्राफ बना रहा हूं जिसमें मान रहा हूं कि कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ करंट तो है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कुछ करंट है, यहाँ पर करंट है, करंट हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी किसके पीछे ग्राफ है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड वोल्टेज। तो रुक जाओ, ठीक है, देखो मैं 0 से ही मान के चल रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, अरे कैसे हटेगा ये, चलो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं। मान लो ये 0 है, तो अप्लाइड वोल्टेज के साथ करंट बढ़ता है, लेकिन एक टाइम पर आके सैचुरेट हो जाता है। और ये सैचुरेट क्या है मैं आपको कल ही सिखा चुका हूं, ठीक है, तो थोड़ा समझना देखना। लिखा है फॉर पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब है, थोड़ा खेल को समझने का प्रयास करना डिटेल में। अगर हमारे पास ये प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, यहां से लाइट आया, ये इलेक्ट्रॉन निकला, और हमने रखा प्लस, ये प्लस क्या बोलेगा, और यही तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन को, क्या समझो, ये जो प्लस है, प्लस इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे समझो, यानी जब आप पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हो तो करंट इंक्रीजेस एंड बिकम्स कांस्टेंट एट सैचुरेशन। तो सैचुरेशन का मतलब मैंने आपको समझाया था, सैचुरेशन का मतलब होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व हो गए तो नए इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं, तो सैचुरेशन का मतलब मैं बढ़िया से समझा चुका हूं, दोबारा नहीं समझाऊंगा। फिर फॉर नेगेटिव वोल्टेज करंट डिक्रीजेस। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको हम 0 से भी स्टार्ट करते हैं कई बार, लेकिन मेरे को ग्राफ पूरा समझाना था आपको कि मैं 0 से आपको नहीं स्टार्ट करके बताऊं, इसलिए मुझे थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। मतलब मान लो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अप्लाइड वोल्टेज के साथ हमारा करंट ऐसे बढ़ेगा और फिर सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेट, ठीक है, सैचुरेट हो गया, सैचुरेट, तो करंट हमारा सेट हो गया, करंट बढ़ नहीं सकता। अगर हम नेगेटिव वोल्टेज की बात करें तो करंट धीरे धीरे घटके टाइम पर 0 हो जाएगा, और जहां पर करंट 0 होगा उसको बोलेंगे हम वी नॉट, और वी नॉट को क्या बोलते हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल।
जब हमारा करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो लिखा है कि देखो पॉजिटिव वोल्टेज के साथ आपका करंट इंक्रीज होगा, फिर हो जाएगा कांस्टेंट, और नेगेटिव वोल्टेज के साथ करंट डिक्रीज होगा, और बेटा एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट करंट बिकम्स जीरो। क्या बात है सर, ग्राफ में मजा आ गया सर। तो इधर हम करंट ले रहे हैं, ठीक है, क्या बात है। और ये हो गया सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब करंट ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, जो है अब यही है, मतलब बढ़ नहीं सकता, इसका ही मतलब होता है। ये घटाने को तो जितना मर्जी घटा लो, माँ का समझे तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहां से। अब देखो जैसे एग्जाम के तुम्हें बता रहा हूँ, देखो मैंने कूल से कूल बच्चे को, बहुत कूल सुपर कूल, मतलब टेंशन फ्री बिल्कुल फ्री ऐसे बच्चों को देखा लास्ट में तड़पते हुए मछली की तरह। जब लास्ट के एग्जाम के 20 दिन रह जाते हैं और जब उसको समझ में आता अच्छा फिजिक्स के 14 चैप्टर होते हैं, अच्छा अच्छा केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, हो अच्छा बायोलॉजी के भी चैप्टर होते हैं क्या, अच्छा मैथ्स भी होता है, अच्छा कंप्यूटर साइंस भी होता है क्या, अच्छा इंग्लिश की भी पूरे साल नहीं पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है, ओहो फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ना होता है, पूरे साल नहीं पढ़ा। तो फिर वो मछली की तरह हल्का तड़पता है, उसकी सांस थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, फिर वो ना कर करता है, और ना कहाँ करता है, यूट्यूब पे जाके। वो यूट्यूब पे सिर्फ करता ही है, मैं तुम्हें लिखित में दे रहा हूँ। जो इंसान एग्जाम के 3 महीने पहले 2 महीने पहले, और मैं कहता हूँ कम से कम 30 दिन पहले, मिनिमम 30 दिन पहले, 30 दिन पहले सीरियस नहीं हुआ तो वो बस यूट्यूब पर ऐसे रगड़ता ही रहेगा, वो एग्जाम नहीं लिख पाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है, समझ पा रहे मेरी बात। चलो अब प्यारे बच्चों एक मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको, इस पे ग्राफिकल क्वेश्चन ही आते हैं और बाकी न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा अलग से, न्यूमेरिकल अलग से भी, खाली थ्योरी रखते हैं, थ्योरी को डिटेल में सीखते। देखो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो आपको बोलेंगे यहाँ पर v, यहाँ माइनस v, ठीक है जी। आपसे बोलेंगे देखो भैया इधर है करंट, अब मुझे ये बताओ ये कौन सा करंट है, फोटो करंट। अच्छा ये कौन सा वोल्टेज है, अप्लाइड। ओहो सर, सर मजा आ गया सर, ये अप्लाइड वोल्टेज है। अब वोल्टेज प्लस भी हो सकता है और वोल्टेज माइनस भी हो सकता है। माइनस लगाते हैं करंट को रोकने के लिए, प्लस लगाते हैं करंट को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर ना, अब मान लो आपसे 2 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। पहला क्या, बेटा ये करंट है I1, मतलब इंटेंसिटी है, चलो इसको इंटेंसिटी बोलता हूं मैं, ये ना इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी 1, ठीक है बेटा। इंटेंसिटी 1 से क्या होगा कि भैया जब हमने इंटेंसिटी 1 रखा तो करंट का ये लेवल था सैचुरेशन लेवल, यानी करंट का असली ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि यहां से स्टार्ट हुआ होगा और नीचे जाके यहां पर होगा V नॉट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। मतलब किसी इंटेंसिटी के लिए करंट का ग्राफ ऐसा होता है। ऐसा क्यों, देखो पॉजिटिव वोल्टेज में करंट बढ़ता है और सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेट। अरे ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमाते हैं ग्राफ में, फुल घुमाते हैं, ग्राफ में इतना बनाते हैं ना बच्चों को, मैं क्या बोलूं आपसे। ग्राफिकल मैंने पिछले साल कहा था बच्चों से, अगर इस चैप्टर से ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आया पेपर में, इसलिए इस साल पढ़ा रहा हूं, समझ मेरी बात। यानी कि जिस पर मैं हाथ रख दूंगा वो आएगा ही आएगा। बच्चे मजे, अब देखो जैसे एक लड़का आया, नहीं एक लड़का आया कोई है जो ऐसे आता है डेली, आज नहीं आया गोविंदपुरी से, वो कह रहा है सर मैं पेपर सॉल्व कर रहा था पिछले साल का, वो भी जो बच्चे सबसे टफ बता रहे थे वही सॉल्व कर रहा था मैं। क्या वो लड़का कौन है, क्या नाम है उसका, भूल गया, आदर्श। तो मुझे बता रहा कि सर पेपर, पूरा पेपर सर बहुत सिंपल था, पता नहीं लोग इतना क्यों चिल्ला रहे थे। तो मैंने कहा भैया लोग इसलिए चिल्ला रहे थे लोग पढ़ के नहीं जाते। मान लो मैं कहूँ 11वीं क्लास के बच्चे को 12वीं का पेपर दे दो, वो चिल्लाएगा नहीं, चिल्लाएगा। तो बच्चा 11वीं के बाद पढ़ा ही नहीं पूरे साल, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है जिसको बोलते हैं वो वाला गेम खेलना। कौन सा गेम होता है वो, इमोशनल वाला गेम, कि सबको बताओ कि पेपर टफ था, पेपर टफ था, 50 लोग ग्रुप बना लो, इंस्टा पे ग्रुप बना लो, यूट्यूब पे मुहिम चला दो, पेपर टफ था, पेपर टफ था। पर मैं लॉजिकली आपको बताऊं, पेपर इजी आए हार्ड आए, आप सिर्फ इतना कर सकते हो, अपने हिस्से की मेहनत। आपके पास एक ही चीज है, अपने हिस्से की मेहनत। आप लोग अपने हिस्से की मेहनत करके जाओ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप इस बहकावे में आ गए कि पेपर तो भाई जेई एडवांस लेवल टच करता है और तुम जेई और नीट या उसकी तैयारी में लग गए, तो तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर बेकार जाएगा। बोर्ड्स का पेपर क्रैक करने के लिए आपको बोर्ड्स ओरिएंटेड ही ठीक से पढ़ना होता है। मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, ना बहुत ज्यादा पढ़ना होता है ना बहुत कम पढ़ना होता है, बीच का एक रेंज है, और जो रेंज मैं आपको गाइड कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे देखे टीचर्स जो बोर्ड्स का पेपर पढ़ाते बीच में एक जेई का क्वेश्चन लेंगे, हल्का फुल्का टुटको मुटको सवाल, और नीट का पेपर ऐसे क्वेश्चन लेंगे और कूल बनने की कोशिश करेंगे। और इसको समझना चाहिए, बोर्ड्स इज अ डिफरेंट कैटेगरी, नीट इज अ डिफरेंट कैटेगरी, जेई इज अ डिफरेंट कैटेगरी, जितना मुझे पर्सनली लगता है। अब सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से। तो अभी हमने क्या बोला कि ये सैचुरेट हो जाएगा यहाँ पर, ये इंटेंसिटी 1 के लिए। मेरा मन किया ना कि मैं सूरज की रोशनी को बढ़ा दूं, मेरे पास पावर है, मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, बल्ब चेंज कर दिया, तो ये इंटेंसिटी 2 है मेरी। सुनते रहना बस, भले ही टाइम लग जाए पर मैं चैप्टर आपको बिंदास बढ़िया से कराऊंगा। मान लो इंटेंसिटी 2 है, इंटेंसिटी 2 है तो उसका इंटेंसिटी ऊपर है, तो ऊपर हमने बोल दिया भैया इंटेंसिटी बढ़ी है, तो ये है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी गजब की बात समझना, मैंने कहा जी इंटेंसिटी 3 है जी, समझना ध्यान से। मैंने कहा भाई मेरा इंटेंसिटी 3 है, ठीक है आप तो सुधर जा भाई। अब ये इंटेंसिटी 3 है तो ये यहां आके गिरेगा। आप लोगों ने एक चीज नोट किया होगा, आपने चीज नोट किया होगा कि अलग अलग इंटेंसिटी के लिए अलग अलग करंट होता है, और हम पढ़ चुके हैं फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। क्योंकि इंटेंसिटी चेंज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। मैं लिखवा चुका हूं, थियरी प्रॉपर लिखवा चुका हूं। अच्छा जी, तो इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 3, तो करंट का लेवल भी अलग है। देखो इसका करंट का लेवल ये है, इसका ये है और इसका ये है। तो यहाँ पर मैं बता दूं ये जो इंटेंसिटी है ना 3 वाली सबसे ज्यादा है, तो इंटेंसिटी ज्यादा होने से करंट ज्यादा है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों है। क्योंकि मैंने क्या किया है, इस ग्राफ को जब मैंने बनाया ना, तो मैंने इस ग्राफ में एक चीज का ध्यान रखा कि मेरा फ्रीक्वेंसी सेम रहे। अब फ्रीक्वेंसी सेम रखने से स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे सेम रहेगा। अच्छा कई लोगों ना जब हम पढ़ाते हैं हम बोलते हैं यार फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो ना समझ नहीं पाते सर कहना क्या चाहते हो। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है कि लाइट का कलर सेम है, कि हर बार ये रेड कलर है, ये भी रेड कलर है और ये भी रेड कलर है, या ये येलो कलर की लाइट है तो ये भी येलो कलर की लाइट है, ये भी येलो कलर की लाइट है। बस फर्क क्या है, इनकी इंटेंसिटी, एक में इंटेंसिटी कम है, एक में इंटेंसिटी ज्यादा, एक में बहुत ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है कि सेम कलर, इस चीज को समझो, मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूं। तो अगर सेम कलर इस्तेमाल करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। तो फ्रीक्वेंसी सेम होने से क्या होता है, आपका वी नॉट सेम होता है। अब वी नॉट कैसे सेम हो जाएगा सर, इसके पीछे लॉजिक बता दो मुझे। तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं जो आपको जीवन भर याद रखना है। लॉजिक ये है प्यारे बच्चों, प्लीज फोकस। आप लोगों ने मुझसे एक इक्वेशन पढ़ी थी ऐसे करके, h * f = वाओ,
वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था। फिर मैंने आपको कहा था ना कि तुम्हें एक चीज बस याद कर लेनी है चुपके से, चोरी चोरी चुपके चुपके से याद करना कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ईवी नॉट। कहा था मैंने। तो यहां से हमें ना एक क्लियरिटी आती है। यहां से हमें क्या क्लियरिटी आती है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग पोटेंशियल के। मैंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी होता है ईवी नॉट के बराबर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस वी नॉट नहीं रोका था, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की स्पीड को रोका था, तो काइनेटिक एनर्जी को ईवी नॉट बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह ईवी नॉट पुट करोगे तो पता लगेगा कि फ्रीक्वेंसी जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी जो है पोटेंशियल। अबे यार, तो तुम्हारे अंदर कौन सा कीड़ा जो शांति नहीं होता। एक जेट आता है, जेट बाथरूम में उसका ना नट कसियो ताकि उसका छेद छोटा हो जाए, जेट का छेद छोटा हो जाए, फिर उसको ऐसे दबा दियो भाई, सारे कीड़े निकल जाएंगे। अबे यार इतना बढ़िया क्लास चल रहा है, इतना मजा आ रहा है, लेकिन तुम्हें कटवाना कीड़े से ही है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि एग्जाम में मुश्किल से तुम्हारे पास 50 60 70 80 जितने भी दिन है, 10 20 दिन जो भी है, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लो। जीवन में कुछ कुछ नहीं तो यार अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। मैं तो कहता हूँ तुम अपने लिए मत पढ़ो। दोबारा वही वाली बात भाई, नंबर अच्छे आएंगे, आस पड़ोस में अच्छा लगेगा, आस पड़ोस भी तेल लगाए, घर में अच्छा लगेगा, तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, पापा की इज्जत की सोच लो। बाप, हर किसी की फैमिली में जो बाप होता है ना, बाप बहुत खिंचता है बाहर, तुम्हें पता भी नहीं चलता है। इधर काम उधर काम, इधर से पैसे खींचने, इधर से पैसे ये करना है। कितनी टफ लाइफ होती है किसी के बाप की, बिलीव मी। लेकिन तुम क्या हो, नहीं हम तो अपने बाप की कॉपी बनेंगे, अपनी लाइफ भी टफ बनाएंगे। इतनी बार बोला है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही है जो सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको लगता है आप में कुछ अलग टैलेंट है तो वो कीड़ा आपका जल्दी शांत हो जाएगा, थोड़ी रियल लाइफ में जाओगे। 12वीं के बाद, 12वीं के बाद मैं आपको एक सिंपल सा पिक्चर दिखा रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम लूंगा। सिंपल पिक्चर क्या है, 12वीं के बाद 1 से 2 महीने तक आपकी दोस्ती रहेगी। उसके बाद आपका दोस्त वहां सेट हो जाएगा, वो वाला दोस्त वहां सेट हो जाएगा, और तुम पड़ जाओगे अकेले। जिस अकेलेपन में तुम सोचोगे चलो ओपन से एडमिशन लेता हूँ, कॉलेज लाइफ तो हूँ नहीं मैं, फिर ओपन से एडमिशन ले लोगे, खाली बैठे रहोगे, खाली दिमाग शैतान का, रील्स स्क्रॉल करोगे, टाइम खराब होगा, या किसी गंदगी में फंस जाओगे इधर उधर, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का। फिर तुम्हारी लाइफ पूरी स्पॉइल हो गई, क्योंकि तुमने अपने प्राइम डेज खराब कर दिया, जो एज है 20 21 22 23 24 25। फिर तुम्हारे मन में प्लान आएगा क्या करूँ क्या करूँ। कोई प्राइवेट जॉब में लगोगे जिसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 12,000 रुपये, अगर तुम्हारी शकल अच्छी है और लड़की हो तो। अगर तुम लड़के हो तुम्हें इंटर्नशिप के नाम तक 2 साल तक तुम्हें पेड़ा जाएगा, 5,000 तुम्हें देंगे इंटर्नशिप के नाम से। फिर तुम्हें 2 साल बाद तुम्हारी सैलरी होगी 12,000 रुपये, और फिर इन सबसे तंग आ जाओगे यार, फिर गाली दोगे, कॉर्पोरेट लाइफ इज वेरी बैड, थोड़ा बहुत पी पा के थोड़ा सा एंजॉय कर लोगे कभी कभी, फिर आप गाली दोगे कॉर्पोरेट लाइफ बहुत गंदा है, तो आप क्या करोगे, फिर आप ई रिक्शा खरीदोगे। लास्ट में यही ऑप्शन बचता है। अच्छा ई रिक्शा नहीं खरीदोगे तो क्या करोगे, फिर आप ऑटो ड्राइवर बनना, नहीं ऑटो बेकार हो गया, ओला उबर सोचो, अरे नहीं ये सब नहीं। फिर क्या करोगे, कुछ नहीं, शादी करोगे और किसी को धरती पे लाओगे और उसकी जिंदगी बर्बाद करोगे। फिर उसके ऊपर अपने सपने डाल दोगे सारे, और जो गलती तुमने किया है, तुम्हारा खून है वो भी करेगा, क्योंकि तुम अपना माइंड से चेंज नहीं करोगे, तुम्हारा ब्लड चेंज नहीं होगा, तुम्हारी थिंकिंग चेंज नहीं होगी, तो अगला जनरेशन भी तुम वैसा ही पैदा करोगे। इसलिए कह रहा हूँ अभी चेंज कर लो, पूरा खानदान बदल जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू बी सीरियस। देखो प्रैक्टिकल बातें करते हैं, हम बड़े हो गए हैं अब, सबकी एज 17 से ऊपर होने वाली है। अब 17 की एज तुमने क्रॉस कर ली अगर सही 18, पहले कहते थे कि एज 17 बहुत खतरा, क्योंकि आदमी बह जाता है, औरत भी, ऐसी बात नहीं है, पर औरत बहेगी तो कोई फायदा नहीं है, बहते बहते अच्छी जगह पहुंच जाएगी। इट्स ठीक है। मैं आई से वेरी लॉजिकल बात है ना, कि मेन, मैं ऐसा नहीं कि लड़का लड़की बिल्कुल बराबर है हर चीज में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है सोसाइटी में घर में जो रोटी लेके आता है ना मेन, वो आदमी होता है। मैं आपको लॉजिकल बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत फेमिनिस्ट होते हैं तो कहेंगे यार ये मास्टर पागल है, कोई बात नहीं, पर फैक्ट यही है कि अगर एक फीमेल पे उतना प्रेशर नहीं होने वाला आज से 4 साल बाद जितना एक मेल पे प्रेशर होने वाला है। बात समझ पा रहे हो, मेल पर ही प्रेशर है कि वो घर में प्रेशर कुकर खरीद के लाए, इस चीज को थोड़ा समझना। चलो मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़की आज के टाइम पर अच्छा नहीं कर सकती, बहुत अच्छा कर रही है, आपको पता ही होगा। कितने का नहीं लड़ रहा हूँ भाई, कितने, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, जस्ट किडिंग गाइस। चलो सो प्यारे बच्चों, आई वाज सेइंग, मैं भूल गया, मैं कुछ कह रहा था, मैं भूल गया। मैं कहता देखो, अगर किसी की अरे यार लड़का लड़की सब बराबर, इंसान में आदमी भी गलत हो सकता है, स्त्रियां तो बहुत कम गलत होती है, मेल तो कुत्ता आदमी है भाई, मेल वेरी पुअर, बेकार। अरे मैं खुद, फेमिनिस्ट लोग माफ कर दो यार प्लीज, पता लगे भाई साहब बाहर चश्मे वाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चश्मे वाला पागल है जी पागल है, बाहर मेरे गली से गुजर रहे हो, नहीं समझ रही बात को। मेरा पोस्टर लेके चश्मा वश्मा मोटा फोटा ऐसा बना के और नाम लिख के पूरा रेल चल रहा हो हर जगह, इसने कैसे बोला मुझसे बोला। अरे जस्ट देखो, 2 तरह के लोग हैं धरती पे, एक जो प्रैक्टिकल चीजों को एक्सेप्ट करे और एक जो प्रैक्टिकल चीज ना माने। अगेन आई एम सेइंग बीइंग अ मेल, देखो मेरा एक्सपीरियंस अलग है, मैं लड़की तो कभी बना नहीं भाई अभी फिलहाल, जितना मुझे याद है इस जन्म में। तो मेरा लड़की वाला, मैं एज अ गर्ल सोच भी नहीं सकता, मैं एज अ मैन सोच के आपको बता रहा हूँ। बीइंग अ मैन इज अ रिस्पॉन्सिबल थिंग, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि पुरुष प्रधान होता है घर किसी का भी, ठीक है ना। पुरुष प्रधान इसलिए होता है क्योंकि नेचर ने उसको बनाया ऐसा है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हाउस पुरुष ही कर सकता है। इस बात को थोड़ा लॉजिकली समझो। तो एज अ मेल हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए, मेरा ये मानना है अपने करियर को लेके। अब ये तुम मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो एक डायलेमा में फंसे रहोगे, ठीक है। बट आज से 5 से 6 साल 7 साल बाद देखो, मैं हर किसी को याद आता हूँ, मेरे से तो 2018 में पढ़े तो वो भी मुझसे भी बात करते हैं, 2021 में पढ़े तो वो भी मुझसे बात करते हैं, तो सबकी सिचुएशन मुझे पता है। बिना एजुकेशन एक मिडिल क्लास बंदे की लाइफ और एक गली के कुत्ते की लाइफ दोनों बराबर। गली का कुत्ता ज्यादा सुकून में है क्योंकि उसको भगवान ने बुद्धि नहीं दी, तो वो कहीं भी रहेगा, कहीं भी खाएगा, कहीं भी तो सेट एकदम लाइफ मस्त है। लेकिन भगवान ने तुम्हें दे दिया बुद्धि, तुम लोगों में कुछ गुण डाल दिया, जैसे कि जलन। जब तुम कामयाब नहीं होगे ना तो दूसरों से जलन की भावना है तुम्हें जीने ही नहीं देगी। तुम्हारा दोस्त अगर बाइक खरीद लेगा या कार खरीद लेगा तो तुम जलन से तड़प जाओगे, मर जाओगे, एकदम पागल हो जाओगे एकदम। तुम्हारे चाचा ताऊ में किसी ने बिल्डिंग खरीद ली तो तुम एकदम
अपने आप को ऐसे कर लोगे कि जैसे क्या है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। इसीलिए ये जो गोल्डन डेज है ना, मैं किसी को मना नहीं करता एंजॉय मत करो। मैं कहता हूँ तुम खूब एंजॉय करो। तुम्हें किसी से प्यार में डूबना है भाई, उससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं धरती पे। प्यार में डूबो। मैं कहता हूँ कि तुम्हें भाई किसी के साथ बैठना है 1 घंटे, तुम डेली बैठो। लेकिन कब? जब तुम अपने डेली का टारगेट कंप्लीट कर रहे हो। अगर तुम ईमानदारी से अपने पढ़ाई के साथ ईमानदार नहीं हो ना, तो तुम किसी आदमी के साथ कैसे लॉयल हो सकते हो, या किसी औरत के साथ कैसे लॉयल हो सकते हो जो तुम्हारी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूँ। अगर तुम उस चीज के लिए लॉयल नहीं हो जो तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट एजुकेशन, अगर तुम इस एजुकेशन के लिए लॉयल नहीं हो ना, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुम किसी के लिए लॉयल नहीं हो सकते। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी तुम्हारे आंखों के सामने नहीं आती है बार बार, तो तुम किसी की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। अरे तुम बहुत लॉजिकली सोचो, अपने माँ बाप को चीट कर रहे हो और सोच रहे हो किसी और के साथ मैं लॉयल्टी कर लूंगा। अरे यार क्या बात कर रहे हो। मैंने लाइफ में हर चीज किया है, मैंने कभी पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। तुम वो लोग चीज इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं उस हद तक मैंने अपनी लाइफ को एक्सप्लोर किया है, यू कांट इवन इमेजिन। मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, बट मैंने कभी पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि पढ़ाई सबसे पहले, वही हर बंदे को आज के टाइम पे करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी भी समाज का हो। कभी लेट नहीं होता। ये बात हमेशा लिख के रख लो, कभी लेट नहीं होता। अगर तुमने आज स्टार्ट किया ना, मैं कहता हूँ क्या हो जाएगा, तुम जीरो पर होंगे। मैं कहता हूँ मैक्स टू मैक्स तुम जीरो पर हो, कोई बात नहीं। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर लो यार। हाँ, अगर तुम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हो तो तुम्हें 1 घंटे डेली पढ़ना पड़ता, कोई बात नहीं। अब तुम डेली के 6 घंटे पढ़ो। तुमने 10 घंटे सो के देख तो लिया, आप 6 घंटे सो के देख लो। दैट्स वेरी क्लियर थिंग कि लेट कभी नहीं होता। आप एग्जाम से 30 दिन पहले भी जाग गए तो जाग गए, आप 60 दिन पहले जाग गए तो जाग गए। लेट तो कभी होता ही नहीं है। मैं कहता हूँ एग्जाम से 10 दिन पहले भी इंसान कोई जाग गया ना, वो सच में जाग गया। वो जो मचाएगा वो 1 साल पढ़ के भी कोई नहीं मचा सकता। लेकिन जागना जरूरी है। एक्चुअली जब हम जागते हैं तो 2 दिन के लिए जागते हैं। मैंने बचपन से ही सोच लिया था कि 40 साल के लिए जागना है मेरे को, है ना। तो तुम टारगेट 20 साल बाद का रखोगे ना, तो तुम्हें फिर जल्दी, बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल। अब छोड़ो, अब ऐसे तो मैं बात करते रहूंगा तो मेरे पास तो बहुत सारे शब्द निकलते रहेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। तो ये इस ग्राफ में ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी सेम या सेम कलर हो तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है सेम, जहां पर करंट जीरो होता है इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आता है, ठीक है। अब यहां पर ना, अब एक ग्राफ एग्जाम में ऐसा आता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉसिबिलिटीज है कि क्या क्या आ सकता है, समझ रहे हो। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बोले भैया इधर तो करंट है, फोटो करंट, इधर इंटेंसिटी है बेटा। अब इंटेंसिटी को बार बार तो लिखूंगा नहीं मैं, समझ गया ना, इंटेंसिटी है यहाँ पे। अब चलो एक काम करते हैं, इस बार क्या करें, इस बार फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रखते हैं, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट रख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है जी, ओके। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो क्या हो सकता है, और इस बार ना फ्रीक्वेंसी डिफरेंट और इंटेंसिटी सेम रखते हैं। चलो इस बार ये क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। इंटेंसिटी सेम, अगर सेम इंटेंसिटी है तो, अगर इंटेंसिटी अगर आपने सेम रखा है तो क्या होगा, देखो इस तरफ है प्लस का v, इस तरफ है माइनस का v, और इंटेंसिटी हमने सेम रखा हुआ है, सेम इंटेंसिटी। तो मेरी पहली ग्राफ ऐसे आएगी, मेरा दूसरा ग्राफ ऐसा आएगा, और मेरा अरे कहाँ चलेगा भैया, तीसरा ऐसे ले लो। चलो अब यहाँ पर मुझे खास बात बताओ कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट रख रहा हूँ तो क्या होगा। तो हमने पीछे पढ़ा सर, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। तो जैसा मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, एक येलो लाइट मान लो, एक ब्लू मान लो, एक ग्रीन मान लो, तीनों अलग अलग लाइट है, अलग अलग लाइट, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग कलर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर खास बात क्या है, अगर आप इसको देखते हो वी नॉट, एक्चुअली ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। मैं जब पीपीटी से पढ़ाता हूँ ना, मेरे को सच में इतना भी मजा नहीं आता। जब मैं लिख के पढ़ाता हूँ मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन जैसे अगर मान लो मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ ना, तो रात को 8 बजे जब मैं अपना मेल चेक करूंगा, ईमेल, तो उसमें लिखा आएगा कि सर आप तो पीछे रह गए दुनिया से, दुनिया पीपीटी से पढ़ाती है। इस चक्कर में मैंने पीपीटी से पढ़ाना स्टार्ट किया था कि दुनिया के साथ मुझे चलना है, बट ऑथेंटिक यही है कि लिख लिख के पढ़ाया जाए। चलो देखो, तो ये मैं कह रहा हूँ, देखो फ्रीक्वेंसी अलग होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है। तो देखो हर किसी का नेगेटिव वी नॉट अलग है, इसका अलग है, इसका वी नॉट 1, इसका वी नॉट 2 होगा, इसका वी नॉट 3। अब वी नॉट का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पर इंटेंसिटी सेम है, सेम इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी सेम होने से क्या सेम हो गया बताओ, करंट सेम हो गया। ये जो सैचुरेशन करंट है सबका सेम है, सब सैचुरेट हो गया ऐसे। अब देखो यहाँ पर ये ग्राफ, या तो ये ग्राफ आपको एग्जाम में आएगा, यहाँ पर इंटेंसिटी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर आप सिर्फ इतना रखते हैं, छोटी सी ट्रिक ये वाली, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ग्राफ हो गया। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, एक ना ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, इस ग्राफ में क्या है, देखो देखो कोई भी ग्राफ आपको बनाना हो, एग्जाम में ग्राफ आ सकता है कोई भी, तो ग्राफ बनाना ही सीख लो। मान लो किसी ने बोला भैया हम ग्राफ बनाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाएंगे। ये काफी फेमस ग्राफ है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है ऐसा समझ जाओगे। देखो बेटा कोई भी ग्राफ बनाना हो ना, सबसे पहले इक्वेशन लिखना, एच एफ इजिकल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर ऐसे लिखना, एच एफ इजिकल टू वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट। और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मुला बेटा, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी को ईवी नॉट बोल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, हमें क्वेश्चन मिला, ये क्वेश्चन है बेटा ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। देखो पहला काम क्या होगा, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को यहाँ रखना है, हमें यहाँ पे। तो इसके अंदर ना आप जिसको यहाँ रखना होता है, सुन लो, जिसको यहाँ पे रखना होता है ना, वो इक्वेशन में राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड कैसे आएगा, तो उसका टेक्निक है, आप ईवी नॉट को इधर लेके आओगे, ईवी नॉट। जब आप ईवी नॉट को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा वर्क फंक्शन माइनस एच एफ। सर ये कैसे हो गया सर, अरे क्या कर रहे हो सर, गलत है गधो, सही क्या होगा ये देखो, तो ये हो जाएगा आपका एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, गधो, एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। मैंने क्या किया, थोड़ा लॉजिकली देखो, लॉजिकल ये है कि मैं ईवी नॉट को इक्वेशन में, समझना, मैं ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, मैं सीधा ग्राफ बना सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा ग्राफ बना सकता हूं, पर मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो मैं ईवी नॉट को इधर लेके आया, तो अगर आपको ईवी नॉट को इधर रखना है ना, तो एच एफ माइनस वर्क फंक्शन करना पड़ेगा। आप ईवी नॉट को सेपरेट कर रहे हो,
तो ईवी नॉट को कैसे सेपरेट करोगे, इस वर्क फंक्शन को वहां जाके माइनस कर दो, तो ईवी नॉट इज इक्वल टू एचएफ माइनस वर्क फंक्शन। अब प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या बोला, जब भी कभी ग्राफ बनाना हो तो जो चीज यहां चाहिए उसको राइट में ले आओ। हाँ जी, राइट में ले आया, पर क्या ये साथ में ईवी है, तो वी नॉट को यहां होल्ड कर लो और ई को डिवाइड कर दो, तो एच बाई ई इंटू में फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन अपॉन में ई। क्या बेटा, मैंने इस ई को ना डिवाइड कर दिया। अब देखो मेरा सबसे आसान काम क्या है कि मेरे को ग्राफ में वी नॉट यहां चाहिए, तो मैंने अपने इक्वेशन से वी नॉट को राइट हैंड साइड में ले आया। अब प्यारे बच्चों उसके बाद क्या है, आपने इसको मानना है वाई, क्योंकि ये बेटा वाई एक्सिस ही होता है, आपने बचपन से पढ़ा है, और इसको मानना है एक्स, तो फ्रीक्वेंसी को मानना है एक्स। तो मैं आपको एक चीज समझा दूं कि अगर आप एक बार ग्राफ बनाना सीख गए ना, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कभी। रूल बहुत सिंपल है, राइट हैंड जो यहां लिखा होता है उसको राइट हैंड में लाना है इक्वेशन में। अब देखो यहां पर गजब की बात है कि y के बाद ना इक्वल लगता है तो हमेशा m आता है, y इक्वल टू होता है mx प्लस c होता है, y इक्वल टू हमेशा mx प्लस c होता है, लेकिन बाई चांस यहां पर माइनस c है। अब ये सब क्या है मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। चलो, तो y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारे ग्राफ की इक्वेशन है। अब इस ग्राफ को कामयाब बनाने के लिए आपको छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है, जैसा कि इस ग्राफ में आप देखोगे माइनस का c है, माइनस का c, तो बेटा इस ग्राफ को आप यहां से स्टार्ट करोगे नेगेटिव से नीचे से, और ग्राफ बेटा ऐसे जाएगा। ये इस ग्राफ की खास बात है। अब इस ग्राफ में हर एक पॉइंट आपको समझाता, देखो ये जो c है ना, c ये वर्क फंक्शन अपॉन में e के बराबर होगा, यानी वर्क फंक्शन अपॉन में e, जहां पर e का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है जी। अब यहां से हमने y को समझ लिया, हमने x को समझ लिया, हमने c को समझ लिया। अब m क्या है, देखो m, तो यहाँ जो m होता है ना बेटा, ये h बाई e होता है प्यारे बच्चों, h बाई e। m इज बेसिकली दिस स्लोप, यहाँ का जो एंगल होता है, एंगल, इस एंगल का जो हम tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा, तो वो h बाई e के बराबर होता है। बेसिकली इसी को m बोलते हैं, m इज इक्वल टू h बाई e, और इसी को ना स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप इज इक्वल टू h बाई e। अब ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो करवाना मेरी जिम्मेदारी है। पर फिलहाल इस ग्राफ को याद कर लो, इस ग्राफ का टॉपिक है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये चैप्टर बच्चों को बहुत टफ लगता है, पर वो बच्चे होते हैं इसलिए उनको टफ लगता है। तुम बड़े हो बेटा, समझ रहे हो, बहुत बड़े हो बेटा तुम। अब देखो ये ग्राफ जो मैंने करवाया है, इस ग्राफ पे ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो पहले मैं आपको पुराने वाले ग्राफ पे क्वेश्चन कराता हूँ। बेटा मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अभी आवाज निकालोगे बाद में वो गायब हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम सेटल नहीं हो पाओगे लाइफ में। हाँ क्या, तुझे पता है एक बात मेरे को एकदम से याद आ गया कुछ बहुत ही गजब बात रिलेटेड तुझसे भाई, बहुत खतरनाक चलो चलो, इतना गजब है कि मैं 2 बार हंस गया। बताओ और बताओ, बढ़िया। चलो प्यारे बच्चों, नहीं बेटा मैं पढ़ ही नहीं पाया कुछ, इतनी दूर हल्का सा एक दो शब्द दिखा था मुझे, थोड़ा लाल लाल दिखा कुछ उसमें मुझे। देखो आप सुनो, मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसी मन किया कि चलो एक क्वेश्चन दे देते ताकि देख सके किसमें कितना इंटेलिजेंस है। जो इसका आंसर सही बताएगा मेरी तरफ से 5 लाख, भले ही आज नहीं दूं, आज मैं गरीब हूं, आज आपको 5 लाख ना दे पाऊं, पर मेरी तरफ से है तुम्हें, ठीक है बेटा। सर इसी हिसाब से हमारी फीस भी है, भले ही आज ना दे पाऊं, है ना। चलो मेरे सुंदर बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे गोल गोल बच्चों, क्या बात है। क्वेश्चन एक बार ऐसा आया, v माइनस वी आई, इसका नाम है a, इसका नाम है b और इसका नाम है c। बोला फाइंड विच आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। अब तुम यकीन नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन आया था पूरे 2 नंबर में, एक्सप्लेन करने के लिए आया था क्यों भाई सेम फ्रीक्वेंसी क्यों है। देखो अगर आप देखोगे a और b का इसका सॉल्यूशन, बहुत समझदार जिनका बुद्धि लाइट ऑफ स्पीड से भी ज्यादा है, वही इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर पाएंगे। सही तो कोई भी कर देगा, मैं आपको बता रहा हूं, सही तो कोई भी कर देगा, तो ज्यादा बुद्धि लगाते। अच्छा देखो हम लोग बचपन में कैसे बुद्धि लगाते थे, मैं बता रहा हूं, ये आसान लग रहा है, पक्का ये आंसर नहीं है जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते, बहुत इंटेलिजेंट, ये आसान लग रहा है, ये आंसर नहीं है। अबे क्यों नहीं है, तू पढ़ के आया, यही आंसर है। जैसे हम लोग एमसीक्यू बचपन में करते थे ना, नहीं ये आसान है, ये नहीं होगा आंसर, फिर बाद में पछताते हैं, समझो मेरी बात। और अक्सर ऐसा होता है कि जब 4 लोग मिलकर पेपर कर रहे हो तो फेल होने का चांस सबसे ज्यादा है, समझ मेरी बात को। फाइंड विच आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। मेरे को तीसरी क्लास में बहुत गंदी मार पड़ी थी, रीजन क्या था, मैं था आगे बैठ के लिखा था पेपर बढ़िया से, मुझे भी याद है, जिस टीचर ने मारा तो भी याद है, और प्रिंसिपल के पास भी घसीट के ले गए थे। प्रिंसिपल का नाम था शोभा जैन मैम और सर का नाम था बाल किशन सर। सुन तो लो, मैं क्या कर रहा था, मैं अपना पेपर कर रहा था, और मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था बचपन में ऑब्वियसली, तो पूरी लाइन पीछे की मेरे जैसी पेपर थी, पूरी लाइन। अब मेरी बात सुनो, और मेरा नया नया एडमिशन हुआ था, तो उनको किसी को तो मारा था कि चीटिंग हुई है, तो मुझे ही पकड़ लिया यार। पहले बेटा मुर्गा बनाया, फिर जब पैर कांपने लग गए तो ऊपर वो रख दिया बैग, क्या रख दिया बैग, फिर पसीने गिरने लग गए, फिर कोनी, फिर ऐसे वो बेंच पे बैठे हुए थे, बेंच नहीं पहले ना प्लास्टिक की डोरी वाली सीट होती थी, लोहे में प्लास्टिक की डोरी, तो वो उछल के ऐसे मारते, और तुम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, समझो। फाइंड विच आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, दोबारा बोल रहा हूं, जिसका दिमाग लाइट की स्पीड से ज्यादा है
जिसका भी दिमाग लाइट की स्पीड से तेज है वो तो इसका आंसर गलत बताएगा। नॉर्मल इंसान बोलेगा देख भाई ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो ए और बी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम, क्योंकि इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, बिकॉज वी नॉट सेम। ओहो क्या सेम है बेटा, वी नॉट। चलो तो अब देखो एक और क्वेश्चन दूंगा, देखना तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, देखना, बोलो ना दिमाग। देखो सुनो प्लीज गाइस, यहां वी नॉट, यहां एफ, काटोरे कटे कटे ना, बताओ विच हैज लार्जर वर्क फंक्शन, क्वेश्चन है किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, विच हैज लार्जर वर्क फंक्शन। लो क्वेश्चन दे दिया मैंने, अरे टेंशन मत लो, बताओ जी विच हैज लार्जर वर्क फंक्शन। चलो टेक 2 मिनट्स ऑफ टाइम, दिमाग लगाओ। प्यारे बच्चों अगर इस क्वेश्चन के आंसर की मैं बात करूं तो बहुत सिंपल आंसर है। देखो यार हमारा जो सी है ना, सी वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो देखो इसका सी छोटा है और इसका सी बड़ा है। अगर आपको थोड़ा सा थ्योरी याद हो तो बेटा सी जो है ना, सी वर्क फंक्शन के मैग्नीट्यूड को डिसाइड करता है, सी डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क फंक्शन। सी का मतलब क्या होता है, ये दिस पॉइंट इज सी, ये यहां से यहां तक सी है बेटा। तो अब अगर इस ग्राफ में हम देखेंगे तो पिंक को देखो, पिंक वाले को देखो, ये जो पिंक वाला है, पिंक वाले का सी क्या है, लार्जर। अबे यार तू बहुत घटिया आदमी है यार, थोड़ा तो फिल्टर रखा कर भाई। चलो तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है बेटा ये वाला पिंक, समझ में आ गया। अब देखो इसी ग्राफ का ना, कहां गया, इसी ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है टू वेरीफाई प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था ना ये वाला, हमारे कॉलेज में वाइवा हुआ तो मुझसे पूछा गया कि आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को कैसे वेरीफाई करोगे। तो मैंने कहा सर बड़ा आसान है, सबसे पहले मैं देखो हाउ टू वेरीफाई, हमारा टॉपिक है हाउ टू वेरीफाई वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैसे वेरीफाई की जाएगी। तो हम लोग क्या करते थे प्यारे बच्चों, बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम कहते हैं सर हम कुछ नहीं करेंगे, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाएंगे। तो अच्छा ठीक है, अच्छा बेटे तू बनाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, ओके मेरे लाल। सर मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, और सर मैं वो लेके आऊंगा एंगल नापने वाला डिवाइस। किससे नापते थे एंगल बच्चों ने, डी से एंगल नाप लूंगा। सर ग्राफ तो बनाना आसान है, सर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ तो मेरे स्केल से ही बन जाएगा। अरे ग्राफ लोड करना आता है ना आप लोगों को, तो ये आपको इस टॉपिक में नहीं घुसना कि ग्राफ बन कैसा है, बस ये मान के चलो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे, ओके जी डन, ग्राफ बन जाएगा। फिर ग्राफ बनने के बाद ना हम ये एंगल निकालेंगे, अच्छा tan थीटा निकालेंगे h/e करके, ये एंगल, इस एंगल को निकालेंगे। मान लो मैं कहता हूं कि एंगल है कुछ भी डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 500 डिग्री, मजाक कर रहा हूं, 500 डिग्री नहीं होगा, तो 90 से छोटा ही होगा ये एंगल। तो ये एंगल निकाल लूंगा। अब tan थीटा को e से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब tan थीटा को e से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें मिलेगा h, तो tan थीटा को मैं e से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें h मिलेगा। फिर प्यारे बच्चों जब इस h की वैल्यू निकाली जाती है तो इन दोनों को सॉल्व करके थीटा और जब e को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर आता है 6.626 10 की पावर -34। ओहो, यानी कि हमने क्या वेरीफाई कर लिया, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। देखो क्वेश्चन है हाउ टू वेरीफाई वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। मैं कहता हूं बहुत आसान है, कैसे, v नॉट f के बीच का ग्राफ बनाएंगे जी, हाँ जी बन जाएगा जी। फिर ये एंगल निकालेंगे जी, हाँ जी एंगल निकल जाएगा जी। tan थीटा h/e होता है, हाँ जी होता है जी। वहां से e को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर देंगे जी। फिर h की वैल्यू यही लिख के आना, पता लग रहा है तुम लिख रहे हो tan 1.7 डिग्री इनटू में 1.6 10 की पावर -19 और 7 जन्म की कैलकुलेशन, अबे पता है ना यही आने वाला है, तो वेरीफाई हो गया। प्रूफ करने वाले में कैसे करते बचपन में, प्रूफ करने वाले में हर किसी ने घोटाला किया होता है। जब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते थे हमारे टाइम पर तो हम घोटाला करते थे। घोटाला कैसे करते थे, हमें पता है कि आंसर यही आएगा, तो घर से याद करके चले जाते कि लास्ट में ये लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। प्यारे बच्चों अब मुश्किल से 3 टॉपिक पढ़ने हैं, प्लीज ध्यान दो। पहला है हमारे पास लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, इसे लिखो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों लिखा हुआ है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लॉज यानी नियम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में नियम बनाए गए, जो भी चीजें हमने पढ़ी थी ना उसको जगह पे लिख दिया गया, ताकि जब आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद जब कोई आए तो उसे नया ढूंढना ना पड़े। या फिर मान लो धरती खत्म हो गई और एक सिंगल इंसान और एक सिंगल स्त्री बच गई किसी, अरे यार तुम यार, मान लो धरती खत्म हो गई, तुम बच गए और आस पड़ोस इधर जो हमारे पड़ोसी देश है रसिया जो भी है क्या बात कर रहे हो, वो सब खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूँ मान लो फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, 2 लोग बच गए, तो 2 लोग मिलकर पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, ये लगे पड़े। सुन तो लो यार, क्यों नहीं बढ़ सकती, भाई बहन हो जाएंगे इसलिए। 50 लोग बच गए, क्या यार तुम लोग यार, मानना ही तो था, 11-3 के बाद जेनेटिक वो हो जाता है, ये वो। सुनो तो मान लो दुनिया खत्म हो जाए, 500-600 लोग, 5-6 स्त्री 5-6 पुरुष मिलके मतलब पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, तो उनको दोबारा से सब कुछ रिसर्च ना करना पड़े,
इसलिए किताबों में लॉज बना दिए गए कि सब कुछ दोबारा से शुरू मत करना भाई तुम। तो जैसे अगर तुम्हारे तुम्हारे जो बच्चे होंगे क्या वो दोबारा एक्सपेरिमेंट करने थोड़ी जाएंगे, तो पढ़ लेंगे लॉज इसके। तो लॉज मतलब नियम, नियम, लॉज मतलब बेटा नियम। तो कुछ नियम बनाए गए, नियम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नियम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, क्या बात है जी। नियम, तो नियम क्या बनाएगा, पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोला गया भैया एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इसने V0 लिखा भैया, तुम F0 लिखते हो, याद करो, डरना मत। ओए बेटे F0 लिख लियो, पता लगे इसको तू स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ आओ। इसलिए मैं कभी मैं म्यू इस्तेमाल नहीं करता। V फॉर वेलोसिटी, V फॉर फ्रीक्वेंसी, V फॉर पोटेंशियल, V फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। अबे सबसे बढ़िया F4 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे जैसे तुम लोग तो चलो थोड़े बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेते हो, आज से 10 साल बाद अगर किसी बच्चे से पूछेंगे V का मतलब क्या है, तो कितना कंफ्यूज होगा वो समझ ही नहीं पाएगा V का मतलब वेलोसिटी है कि V का मतलब वैन है। अच्छा सुनो, तो बोला गया है कि लॉज में पहला नियम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होना। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं सकता बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिलो समझते हो ना भाई, कम से कम कितना चाहिए होता है एनर्जी, बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी नीचे चले गए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे मैंने कहा, देखो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए W0, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए F0, कम से कम F0 होना चाहिए, इतना होना ही चाहिए। मान लो मैं कहता हूं कि F0 की वैल्यू भैया 40 है, 40 तो होना ही चाहिए। तुम यहां से लाइट भेज रहे हो, लाइट तुम फोटोन भेज रहे हो, और फोटोन की फ्रीक्वेंसी, जिसकी फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो 10 की। अगर भैया बागर बिल्ले सुनो, अगर अगर इसको 40 चाहिए कम से कम, तो 10 का क्यों भेज रहा है, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो बोलते हैं कि भाई नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता ही होता है। तो ये पहला नियम। दूसरा नियम, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, याद करो मैंने पढ़ाया था आपको। काइनेटिक एनर्जी, अरे यार क्या बच्चे हैं यार ये। देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी, नॉट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ता। करंट और इंटेंसिटी में फर्क है, मोर इंटेंसिटी मोर इलेक्ट्रॉन मोर करंट, ये तो हम जानते हैं। इंस्टेंटेनियस, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, देखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन का निकलना, हाँ यही है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजेक्शन मतलब निकलना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। सर इंस्टेंटेनियस का मतलब नहीं पता, देखो इंस्टेंटेनियस का बेस्ट एग्जांपल है, देखो कि मान लो मेरे हाथ में एक बॉल है और ये दूसरा बॉल आके टकराया, तो वो बॉल यहां से उड़ गया। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तुरंत झटके का प्रोसेस है। जैसे देखो मान लो यहां पर यह है इलेक्ट्रॉन और ये फोटोन आया, फोटोन आया इलेक्ट्रॉन निकल गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो फोटोन आके उसको मना रहा है कि चलना कुछ नहीं होगा, चलना कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अरे शादी करेंगे ना क्या यार तुम लोग पागल यार, मजाक कर रहा हूँ सॉरी। तो तुम लोग यार हो, तो जो फोटोन है, फोटोन आके उसको मना नहीं रहा है फोटोन आके उसको मना नहीं रहा है, बस इलेक्ट्रॉन झटके से कुल मिला के ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं भाई। देख मैंने कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया भाई, है ना, ये छेड़ने वालने वाला काम भाई, मतलब सोचो अपनी नजरों में ही गिर जाओ, कितना घटिया काम है भाई। देखो दूसरी लड़कियों को ऐसे देखो कि भाई तुम्हारी बहन को भी ऐसे देख सकता है, उस हिसाब से। तो एथिक्स अलग है, देखो हंसी मजाक अलग है, पर एथिकल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसान अपने एथिक्स को मार देता है फिर वो जानवरों में इसकी गिनती होती है। कभी भी देखो हंसी मजाक फन, दोस्तों के साथ बातें करना, कमेंट अपने दोस्तों में आपस में कमेंट करना अलग है, पर उसको एग्जीक्यूट करना बहुत अलग है। एग्जीक्यूशन से हमेशा बचना चाहिए, है ना, दिमाग तो ऐसे पागल है। देखो अब मेटल स्पेसिफिक का क्या मतलब है, देखो ईच मेटल हैज इट्स ओन वर्क फंक्शन, हर मेटल के पास वर्क फंक्शन होता है। तो अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो आपको ऐसे मेटल चुनने हैं जिनके लोअर वर्क फंक्शन हो। क्या हो? लोअर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन पता है ना क्या होता है? हाँ ठीक है, तो बेटा ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों तुम्हें पता है एक बार मुझे यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल है, चैनल जो बुलाते हैं, मेल लिखते मेल कि आप आओ अपने बारे में दुनिया को बताओ। मैंने कहा भाई मैं टीचर हूँ, अगर मैं अपने बारे में दुनिया को बताऊंगा तो दुनिया बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं गया ही नहीं। मेरी बात सुनो, तो यहाँ पर है फेलियर, फेलियर ऑफ क्लासिकल, अरे बच्चों को दिक्कत तो नहीं हो रही, फेलियर ऑफ क्लासिकल, फेलियर ऑफ क्लासिकल। ओ भाई कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो उधर मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, नीचे कमेंट आएगा सर देख देख के पढ़ा रहे थे उसमें से। अबे भैया उधर लाइव चल रहा है तो उसके बच्चे उधर दिखते हैं मुझे, मैं ऐसे कर रहा था फेलियर ऑफ क्लासिकल, और फिर क्लासिकल मैंने मिटा भी दिया, फिर ऐसे कर रहा हूँ मैं फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। जो वेव थ्योरी फेल क्यों हो गई थी वो तो बहुत सारी बातें हमें पता है। देखो पहले ऐसा मानना था, क्लासिकल मतलब, देखो क्लासिक वर्ड का मतलब होता है पुराना, क्लासिक का मतलब भी पुराना होता है। जैसे तुम्हारे दादा एक क्लासिक आदमी थे, ठीक है, उनके थॉट्स उनके पहनावे थोड़े क्लासिक है, ओल्ड, जैसे वो धोती पहनते होंगे, पता है पहले धोती पहनने के पीछे रीजन भी होता था, इट्स अरे वेरी इजी है भाई। तो क्या जल्दी उतर क्या जाती थी तो पहनने में टाइम नहीं लगता था, मान ले जल्दी उतार भी दिया, जल्दी हो सब ठीक है, लेकिन
क्या यार यार तुम लोग आज बहुत हंसा रहे हो, गलत बात है। फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी बेटा। अब जो वेव थ्योरी फेल की हो गया देखो, प्रिडिक्टेड। तो जो क्लासिकल वेव थ्योरी है, वेव वाले लोग क्या मानते थे? देखो, वेव वाले मानते थे, जो वेव को सपोर्ट करते थे वो मानते थे प्रिडिक्टेड। उन्होंने एक आइडिया लगाया था, वेव थ्योरी ने आइडिया लगाया था कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। लेकिन अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, जो भी लेटेस्ट की थ्योरी है, क्या पढ़ा उसमें कि एच एफ इजिकल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप लोगों ने अभी ये पढ़ा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मानते हो नहीं मानते? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे पूरी तरह से डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन की क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये सब हम अभी जानते हैं, पर पहले लोग क्या मानते थे? लोग मानते थे कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। अच्छा जी, इसका मतलब शुड एमिट इलेक्ट्रॉन्स इवन एट लो फ्रीक्वेंसी। पहले ऐसा था, लोग मानते थे कि फ्रीक्वेंसी अगर लो है ना तब भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कि लो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते, इसलिए मॉडल फेल हो गया था। समझ में आ गया? ये लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ कहते ही नहीं थे। अब तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया ना कि भाई कम से कम थ्रेशोल्ड होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले क्या था? कुछ नहीं होता, कम से कम, कम में भी हो जाएगा, ज्यादा में भी हो जाएगा, हमेशा हो जाएगा, हर वक्त हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ, अब सुनो, तो ये ऑब्जर्व हमने किया। देखो, पहले लोग ये मानते थे और ये हमने ऑब्जर्व किया कि नो एमिशन बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे कुछ होता ही नहीं है। और पहले तुम क्या चिल्ला रहे थे? हर वक्त हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? अब देखो फिर प्रेडिक्शन, देखो फिर सेकंड प्रेडिक्शन। पहले लोग मानते थे हायर इंटेंसिटी, सुन लो, लोग पहले क्या मानते थे? सुन लो, हायर इंटेंसिटी हायर इलेक्ट्रॉन एनर्जी। गलत 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 गलत। अबे हाई इंटेंसिटी से, सुनो दोबारा देखो ऊपर, दोबारा यहां थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा जो भी यहां पे लिखा है मैंने। देखो क्या लगेगा? देखो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यहां पर तो यार देखो, यहां पर तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा था कि हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। अब यहां पर क्या देखो, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। ये कह रहा है हायर इंटेंसिटी का मतलब हायर इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगा। गलत। हाई इंटेंसिटी से एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी कभी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। हमने क्या ऑब्जर्व किया? इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अरे भैया एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आप कह रहे हो कि इंटेंसिटी से एनर्जी का रिलेशन है। गलत। तो प्रेडिक्शन क्या बताओ? गलत। तो जो वेव थ्योरी फेल इसलिए हो गया क्योंकि वेव थ्योरी को बनाया गया था बहुत सारे प्रेडिक्शन से। वैसे फेल तो कुछ भी नहीं हुआ है, लाइट ही थोड़ा वैसा है। लाइट ना खतरनाक चीज है। लाइट, जैसे मान लो आप लाइट से मिलने गए, वो कहेगा भाई मैं वेव हूं। फिर तुम थोड़ा घूम फिर के गए, मूंछ लगा के गए, अपना चेहरा बदल के गए, तुमने लाइट से पूछा तू क्या है? कहेगा मैं तो पार्टिकल हूं भाई। लाइट ना अपना नेचर बदलता रहता है मूड के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अभी हम हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बहुत अच्छा मूड है। मान लो पीछे से किसी ने ऐसी हरकत कर दी, मैं उछलता हो गया कौन उसमें, तो मेरा नेचर बदल गया, नेचर झटके बदल गया। बात समझ पा रहे हो? अब लॉजिकली देखा जाए तो अभी कितना स्मूथ चल रहा है भैया, कितने बढ़िया यार, हंसी मजाक में पढ़ाते हैं यार, क्या बढ़िया आदमी है। उसके मन में इतनी खतरनाक वो चलेगी कि प्लानिंग चलेगी, ये किस वक्त निकलता है? अच्छा रात को 11 बजे, यहाँ पे मैं अपने बंदे लगा दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही है एक पल के लिए। उससे पहले वो सोच रहा था कि अगर मैं लड़की होती भैया से शादी कर लेती। एकदम से इतना प्यार, आप लॉजिकली सोचो, इतना प्यार एकदम से, और एकदम से स्विंग हो गया ना, तो वही है लाइट का भी है, लाइट के मूड के ऊपर है। लाइट अभी हैप्पी हैप्पी, मैं वेव वेव। थोड़ी देर बाद नहीं, हम तो पार्टी कर रहे भाई, तू वेव बोला था, कर ले, क्या करेगा, हम तो पार्टी। तो लाइट का स्टाइल है बेटा, समझो। आप सुनो, फिर थर्ड देखो प्रेडिक्शन क्या है? टाइम डिले एट लो इंटेंसिटी। कह रहा है कि टाइम डिले होगा। टाइम डिले मतलब वही वाली कहानी कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, समझो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा। पहले जमाने वाली बात हो गई तो कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो खत भेजा, कबूतर के हाथ खत भेजा कि गन्ने के खेत में मिलना है, ओए प्लीज यार। तो तो पहले खत गया बेटा, वहां पे खत गया, खत मिला, फिर जवाब आता है नहीं बाजरा सही है। बात समझ पा रहे हो? अरे भाई फैक्ट है, मैं गांव में रहा हूं तो मुझे वहां का पूरा आइडिया है, ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो कह रहे हैं कि भैया इन्होंने क्या प्रेडिक्शन किया है? प्रेडिक्शन किया है कि टाइम डिले होगा। अगर इंटेंसिटी आपकी कमजोर है तो टाइम डिले है। टाइम डिले मतलब कि भैया पहले खत पहुंचेगा, फिर सोच समझदारी होगी, फिर बाजरा डिसाइड होगा, जो भी है। तो इलेक्ट्रॉन शुड कलेक्ट एनर्जी ग्रेजुअली, यानी कि पहले क्या होगा? सुन लो, पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इकट्ठा करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, फोटोन की एनर्जी को इकट्ठा करेगा, और जब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तब ये निकलेगा। यानी टाइम डिले है। टाइम डिले कौन कह रहा है? वेव थ्योरी। वेव थ्योरी कह रहा है भैया टाइम का डिले है जी, टाइम का डिले है, वेव थ्योरी कह रहा है। लेकिन हमने क्या पाया? इमेशन इज इंस्टेंटेनियस। अब तो बहुत इंस्टेंटेनियस है, अब तो कोड वर्ड हो गया है। कहते हैं कि देखो व्हाट्सएप में मैं डॉट भेजूंगा, समझ जाना कहां मिलना है। नो मैसेज, टेंशन ही नहीं कि बाप पढ़े भाई पढ़े, कौन पढ़ा, अरे कुछ नहीं होता, डॉट। अरे यार ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो बेटा नोट करो, अभी छुट्टी नहीं हो रही है 8:30-9 तक, ठीक है। सो गाइस अब अपने पास टॉपिक है फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, एनसीईआरटी क्लास 12। अब एक ना फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पर मैंने टॉपिक नहीं बताया। तो बहुत सारे बच्चे ना, जैसे कई बार मैं टॉपिक नहीं बताता, सिर्फ लिखता हूं फोटोन। मैंने आपको फोटोन बताया कि फोटोन लाइट का फोटोन नेचर बताया, पर कहीं कहीं लिखा होता है फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। तो बच्चे एकदम से बोलेंगे भाई ये मास्टर बेकार है भाई, इसने फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट छुड़वा दिया। भाई मैं छुड़वाता कुछ भी नहीं हूं, बस कई बार मैं थोड़ा ठीक से नाम नहीं बताता कि मुझे लगता है कि ऑब्वियस है, बच्चे समझ जाएंगे, पर मैं ये मुझे जानना चाहिए कि बच्चा तो बच्चा ही होता है। अब देखो
अब फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट इज मेड ऑफ फोटोन, हम जानते हैं, और एक की एनर्जी क्या होती है एच। अभी रुक जाओ, नहीं तू चला के रहने दे बेटा। प्रदीप बेटा ये क्या है, ये क्या है बेटा, चुप हो जाओ। ये वी है, वी, वेरी गुड शाबाश। एच इंटू एफ बेटा। तो लाइट इज मेड ऑफ, भाई तूने गजब कर दिया यार, इतिहास से याद रखेगा। लाइट इज मेड ऑफ फोटोन ईच कैरिंग एनर्जी एच इंटू एफ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लाइट फोटोन से बनता है और एक की एनर्जी होती है एच इंटू एफ। ओहो क्या बात। तो हम पढ़ चुके ना पहले भी, फोटोन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ओहो फोटोन कितनी स्पीड होती है जी, और उसके पास मास नहीं होता, याद रखना फोटोन इज मासलेस। पिछले साल का क्वेश्चन, ठीक है, पिछले साल का क्वेश्चन चेक करो, तीनों सेट में से एक में है। बच्चे कहते हैं अच्छा, ऐसे उनके मन में रहता है फोटोन, भैया ने कहा था पार्टिकल, पार्टिकल यानी मास। ओहो फोटोन इज मासलेस। अब लॉजिकली सोचो, जो फोटोन्स हमारी बॉडी से स्ट्राइक कर रहे हैं, आप इमेजिन करना भी कठिन होता है कि इसके पास मास होगा, ठीक है। तो फोटोन इज मासलेस, ध्यान रखना। क्या सुनो प्यारे बच्चों, फोटो अच्छा बन तो नहीं है। फोटोन ट्रेवल द स्पीड ऑफ लाइट, हैव नो मास, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। सुनो, इसलिए पता है कहावत है कि आधी नॉलेज खतरनाक होती है बहुत। देखो मैंने, जब मैं अपने इनिशियल डेज में था ना, तो अभी तो जमाना ऐसा नहीं है, उस टाइम बच्चे बहुत पढ़ते थे और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से पढ़ के आते थे और उंगली करते थे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। नहीं, ये तो जेन्युइन क्वेश्चन था यार। तो फोटोन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, हैव नो मास। लिखा हुआ है अ फोटोन इंटरैक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन एट वन टाइम। ये बताया था मैंने आपको कि एक इलेक्ट्रॉन से एक टाइम पर ही लिखा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स इफ, अगर हमारा एच इंटू एफ वर्क फंक्शन से बड़ा हो या बराबर हो। एच एफ पता नहीं क्या होता है, फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ा होना चाहिए, तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अच्छा, एक्स्ट्रा एनर्जी अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी। मैंने बताया जो बचा हुआ एनर्जी होता है क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी होता है। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे बताओ, बड़ा आसान है, बताऊं। आप बोलोगे एच इंटू एफ इजिकल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। सो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का 99% कर लिया। बस डी ब्रॉगली वाला कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेंगे। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है एटम्स, ठीक है। और एटम्स पढ़ाने से पहले 15 मिनट मैं इस चैप्टर को खत्म कराऊंगा, और मैं कल 3:30 बजे आपको इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि आपका दर्द कम हो जाए। सो प्यारे बच्चों, हमने लेनार्ड ऑब्जर्वेशन पढ़ा था। अच्छा, लेनार्ड कई लोग लिखते हैं उसको कि, सुनो देखो, आप लोगों ने लेनार्ड ऑब्जर्वेशन मुझसे पढ़ा था कि लोगों ने सेटअप किया, सेटअप में यूवी रेडिएशन को डाला, रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसको लेनार्ड ऑब्जर्वेशन हमने कहा था। पर ये सब चीजें ना 3 लोगों की हेल्प से हुई थी, हर्ज, लेनार्ड और एक का नाम था हॉलवच, है ना। तो इन तीनों का कंबाइन खेल था ये। तो आपसे कोई बोले हर्ज, लेनार्ड, या अगला लाइन मैंने आपको एक और लाइन बताया था हॉलवच, मैंने वॉल लिख दिया, सॉरी, ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक से कोई वो नहीं है, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके कि लेनार्ड, हॉलवच या हर्ज ने क्या बोला है। बस साइंटिस्ट का नाम आपको मैंने ऐसे बता दिया। आपसे कोई बोले हर्ज का ऑब्जर्वेशन क्या था, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, बहुत सिंपल सी बात। और उसके बाद तो आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बहुत कुछ पढ़ा है ना। फटाफट प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हम। तो यहां पर हम बात करेंगे डी ब्रॉगली साहब की। देखिए, तो अभी हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली का मैटर वेव, डी ब्रॉगलीज मैटर वेव। डी ब्रॉगली साहब का हम मैटर वेव से आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अब एक डी ब्रॉगली नाम के इंसान थे, उन्होंने एक इक्वेशन दिया और दुनिया को बोला कि जो लैम्डा होगा वो होगा प्यारे बच्चों h/mv। अब ये क्या है, देखो अभी हम पढ़ रहे हैं डी ब्रॉगलीज मैटर वेव। एक डी ब्रॉगली नाम के बड़े महान आदमी थे। वैसे तो डी ब्रॉगली साहब जो थे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, है ना, आर्ट्स बैकग्राउंड के, ये आर्ट्स बैकग्राउंड के थे। लेकिन जब अपने भाई को देखते थे कि वो साइंस में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ये इंस्पायर हो गए और इंस्पायर होकर ये भी साइंस में शिफ्ट हुए थे। तो डी ब्रॉगली एक आर्ट्स बैकग्राउंड के इंसान जो बाद में साइंस में गए थे, उन्होंने एक दुनिया की सबसे बड़ी इक्वेशंस में से एक इक्वेशन दिया। उन्होंने इक्वेशन क्या दिया, उनका ये मानना था कि जो वेवलेंथ है वो मास एंड स्पीड से कनेक्टेड है। वेवलेंथ मास एंड स्पीड से कनेक्टेड है, जहां h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन का मास है m और उसकी वेलोसिटी स्पीड है v, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास मास है m और स्पीड है v, तो क्या होगा समझते देखो। अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास m है, स्पीड है v, तो मास और स्पीड की वजह से उसके पास वेवलेंथ आ जाएगा, वेवलेंथ। सर ये बड़ा अजीब सी बात नहीं है कि अगर किसी का मास और किसी के पास स्पीड है तो उसके पास वेवलेंथ आ जाएगा। सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं अगर कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो मूव करते करते उसके पास वेवलेंथ आएगा। वेवलेंथ आने का मतलब होता है कि उसके पास वेव आ गया, वो वेव बन गया, वेव। तो डी ब्रॉगलीज मैटर वेव, अगर किसी के पास मास है और स्पीड है तो उसके पास वेवलेंथ होगा। यानी अगर मान लो मैं एग्जांपल दूं, बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया, अगर इलेक्ट्रॉन है और उसके पास मास है और स्पीड है, तो अब इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ होगा और वेवलेंथ होता है वेव के पास। यानी कि इलेक्ट्रॉन है मैटर,
अब मैटर वेव बन गया, मैटर बन गया वेव, ठीक है। तो इसे हमने क्या सीखा कि मैटर वेव होता है, यानी ये पेन, और इस पेन के पास बहुत हाई स्पीड हो, इस पेन के पास बहुत हाई स्पीड हो तो ये पेन वेव कहलाएगा, इसके पास आ जाएगा वेव नेचर, यानी हाई स्पीड में चीज के पास वेव नेचर होता है। तो डी ब्रोगलीज मैटर वेव की इक्वेशन है ये। तो ये डी ब्रोगली का जो मैटर वेव का इक्वेशन है क्या कहता है, कहता है विद एवरी मूविंग पार्टिकल, विद एवरी मूविंग पार्टिकल, विद एवरी मूविंग पार्टिकल अ वेवलेंथ इज एसोसिएटेड, एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड होता है विद एवरी मूविंग पार्टिकल, एक वेवलेंथ जो है एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेवलेंथ जुड़ा हुआ है। लेकिन 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 ये जो वेवलेंथ है ये ऑब्जर्व कब होती है, ये वेवलेंथ हमें मेजरेबल, मतलब इस वेवलेंथ की वैल्यू जो है अच्छी खासी कब मिलती है, जब हम बात करते हैं कि पार्टिकल छोटा हो, छोटा, मतलब जो ये जो थ्योरी है, थ्योरी ये अच्छे से हम ऑब्जर्व कहां कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल क्या होता है, ऑब्जर्व जो भी है छोड़ो यार, ऑब्जर्वेबल होता है ना कुछ कि ऑब्जर्व करने लायक, मैं भूल गया यार स्पेलिंग, स्पेलिंग बोलना, ओ बी एस ई वी, ठीक है। तो ये जो सुनो, डी ब्रोगली साहब कहते हैं दुनिया के सभी मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेवलेंथ होगा, लेकिन उस वेवलेंथ को आप ऑब्जर्व तभी कर सकते हो जब हमारे पास हो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अब कई लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत छोटा हो, माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, जैसे इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई भी पार्टिकल है जो बहुत छोटा है, तभी आप इस सब चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब जैसे मैं हूं, मैं भाग रहा हूं, मुनील वेव, मुनील वेव, पगला, ये कोई बात है, तो मेरे भागने से कुछ नहीं होगा, मेरी स्पीड भी ज्यादा नहीं होगी, तो आप ये सोचो कि अच्छा मुनील सर वेव बन गए, अरे घंटा बन गए, क्या बन गए, अब घंटा थोड़ी कुछ होता है यार, सुनो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, सुनो, कि ऑब्जर्व होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन में ही दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा है और जब वो तेजी से घूमेगा तो वेव की तरह लगेगा, हवा के झोंका की तरह। तो इस बात को ध्यान रखना, जब बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट तो वेवलेंथ होता तो है पर फील नहीं होगा। दोबारा बोल रहा हूं, देखो, छोटे ऑब्जेक्ट हाई स्पीड वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दोबारा बोल रहा हूं, छोटे ऑब्जेक्ट हाई स्पीड वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर हाई भी है तो ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, वो वेवलेंथ नेग्लिजिबल होगा। तो जो हमारे बड़े पार्टिकल होते हैं, फॉर मैक्रो ऑब्जेक्ट, मैक्रो के लिए वेवलेंथ क्या होता है, नेग्लिजिबल, वेवलेंथ होता है पर नेग्लिजिबल होता है, और ऑब्जर्वेबल किसके लिए होता है, माइक्रो के लिए। तो इस बात को लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गाइज 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 प्लीज फोकस गाइज। देखो अब हम पढ़ते हैं कुछ इक्वेशंस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा किसी को याद है एनर्जी का फॉर्मूला H इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, किसी को याद है? सो सॉरी गाइज, सो काम की बातें करते हैं कि ये जो एनर्जी है वो H इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, और इसी को ऐसा भी लिखते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी को C अपॉन में लैम्डा लिखते हैं, तो एनर्जी बन जाता है SC अपॉन में लैम्डा। अच्छा तो ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है ये हमें कहां से मिलता है, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, कि लाइट को फोटोन की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम एक सदी के महान इंसान पैदा लिए, जब वो पैदा लिए तो कहा जाता है कि आसमान में 2 सूरज दिखाई दिए थे, सही बोल रहा हूं मैं, ऐसा लोग मानते हैं, और जो नदी है वो नीचे से ऊपर जा रही थी, सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं आइंस्टाइन साहब की, मजाक कर रहा हूं। तो आइंस्टाइन साहब ने बोला देखो यार E इक्वल टू MC स्क्वायर, वाओ, दुनिया में कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, एक 5वीं क्लास के बच्चे से पूछोगे E इक्वल टू MC स्क्वायर, उसको भी पता है, सबको पता है, उसे कुछ नहीं आता, पूरी जिंदगी कुछ नहीं पढ़ी, 11th पास कर ली, 12th पास कर ली, तेरे को फिजिक्स में क्या आता है, तो बोलेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, 2 चीजें उसको आती होगी किसी भी हाल में, क्या बात है। अब प्यारे बच्चों E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल टू मॉसी का स्क्वायर, ठीक है बेटा MC स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों सुनो, अब ये जो आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि एनर्जी और मास आपस में कनेक्टेड है, देखो मास और एनर्जी आपस में कनेक्टेड है, और लाइट से कनेक्शन करा गया, देखो इसको स्पीड ऑफ लाइट से कनेक्शन किया गया है, तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वेशन में जो C है ना, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो लोगों ने कहा देखो भाई एनर्जी, और ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, आपको याद होगा ये फोटोन के लिए, तो ये फॉर्मूला भी लाइट को कनेक्ट करता है और ये फॉर्मूला भी लाइट को कनेक्ट करता है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा चलो हम दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो बोला कि SC अपॉन में लैम्डा जो है ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, और मॉसी का स्क्वायर ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है। अब यहां से क्या हुआ, देखो C ने C को, क्या बात है, तो H बाई MC इज इक्वल टू लैम्डा, देखो ये H है, ये है MC, तो MC नीचे आएगा, लैम्डा इधर जाएगा, तो H बाई MC लैम्डा आ गया बेटा। अब यहीं से बोला गया कि H जो होता है, लैम्डा जो होता है वेवलेंथ होता है मास, और C की जगह पर स्पीड V, तो यहाँ पर V पहली बात तो स्पीड होता है, वेलोसिटी नहीं होता, ठीक है। V क्या होता है बेटा, स्पीड। तो ये वेवलेंथ की इक्वेशन यहां से आई, जो पीछे हम आपसे बातें कर रहे थे बेसिकली, वो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट और आइंस्टाइन का जो एनर्जी मास रिलेशन था, उन दोनों के अंदर से खेल के रिलेशन लाया गया। तो पहले के टाइम पर 1 नंबर पे पूछते थे, 2 नंबर पे पूछते थे कि ये इक्वेशन कैसे आया है, तो आपको ऐसे बताना है कि इक्वेशन ऐसे आया। अब सुनो,
डी ब्रोगली साहब का मैटर वेव हमने समझा, जिसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, और इस फॉर्मूले के पीछे की सच्चाई क्या है वो हमने जाना। अब इस चैप्टर खत्म हो गया लॉजिकली, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो अभी चैप्टर में हमें सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है, इतना ही था इस चैप्टर में। अब देखो क्वेश्चंस ना 11 से कनेक्ट कर करके आता है। जैसे मैं बोलूंगा कि भैया वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, तो बोलोगे h इक्वल टू mv, आप बोलोगे, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। तो कई लोग उसको और ऐसे बोलेंगे, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर p का मतलब ना प्रेशर है ना p का मतलब प्यार है, p का मतलब मोमेंटम है। प्यार नहीं है बेटे, प्यार कहीं भी नहीं है बेटा। आप लॉजिकली देखो, हो गया प्यार खत्म, समझो। तुम थोड़े लेट हो गए बेटा समझने में, मैं आई से वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है। क्या बात है। तो p का मतलब बेटा यहाँ मोमेंटम है। तो ये दो फॉर्मूला हर बच्चे को पता होता है, हर बच्चे को क्या, हर किसी को ये पता होता है कि हो गया। तो क्या बात है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से प्लीज। नहीं 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 नहीं, अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी डिटेल में, कि जब हम लिखते हैं ना क्या लैम्डा इज इक्वल टू h बाई मोमेंटम, p मतलब मोमेंटम। तो एक 11th क्लास में ना, 11th क्लास में टॉपिक होता है कि मोमेंटम जो होता है ना p, वो होगा अंडर रूट तो हो रहा माई के 2m के m मतलब बेटा मास, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। कैसी बातें करती मैंने, हैं बेटे अभी किया ही कहाँ है अरे अब हो गया यार, हंसी मजाक तुम तो यार एकदम। तो बेटा 11th में हमने पढ़ा कि मोमेंटम होता है 2m के, तो रहा, हाँ बहुत बढ़िया बेटा शाबाश। तो लोगों ने बोला कि ठीक है p की जगह पर लिख देंगे हम 2m के। तो आपके जीवन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी मार्क कराया, ठीक है जी। लिखते रहो, फिर अभी बहुत सारे फॉर्मूला मार्क कराऊंगा, फिर क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में कैसे आते हैं। गाइस प्लीज, अब मेरे सुंदर बच्चों, अब यहाँ पर एक अगला फॉर्मूला मैं यहीं से आपको बताऊं, स्पेशल है, ये बहुत फॉर्मूला स्पेशल है। स्पेशल क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल में ईवी नॉट, ईवी नॉट। तो आप इसी फॉर्मूले को h बाई रूट में तोहरा, ठीक है, 2m के की जगह पर ईवी नॉट लिख सकते हो। और प्यारे बच्चों ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन आप एग्जाम में प्रॉब्लम में फंस सकते हो अगर आपको h की वैल्यू डालना हो तो। अगर आपको 2 की वैल्यू डालना है कोई दिक्कत नहीं है, m और e की वैल्यू डाल के रूट सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो मैं पहले सॉल्व कर दे रहा हूं, 12.3 आएगा। जब आप h की वैल्यू सॉल्व करोगे, m सॉल्व करोगे, e की वैल्यू डालोगे, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, e पता है, सब पता है, हमें रूट 2 की वैल्यू भी पता है। तो बेटा आंसर आता है रूट में बस v छोड़ेंगे, v मतलब वही पोटेंशियल, और ये जो आंसर आएगा a नॉट में आएगा, ठीक है, a नॉट, जहां पर a नॉट की वैल्यू मैं आपको बता दूं 10 की पावर -10। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको पोटेंशियल दिया हो, v मतलब यहां पर पोटेंशियल है, कोई भी पोटेंशियल दिया हो या वोल्टेज दिया हो, वोल्टेज, ध्यान रखना आपको वेवलेंथ का ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन ये फॉर्मूला और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, ये वाला सॉरी, हाँ वैसे तो इलेक्ट्रॉन के लिए ही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लिख लेना कहीं पर कि इलेक्ट्रॉन के लिए ही है, अगर इलेक्ट्रॉन ना हो तो क्या करोगे, तब आपको देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला ऐसे लिखना पड़ेगा, H2m, और E की जगह पर Q लिखोगे किसी भी चार्ज के लिए, किसी अदर चार्ज के लिए Q इंटू में V। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम चार्ज को Q बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज को हम E बोलेंगे। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फटाफट इसको नोट करो। फिर एक और लास्ट फॉर्मूला आपको बताऊंगा, फिर हम इस चैप्टर में क्वेश्चन की तरफ कूदेंगे। अरे कोई भी प्यारे बच्चों, अब एक लास्ट, अगर आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर है, अगर पेपर टफ बनेगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को KTG से कनेक्ट किया जाता है। अब ये KTG क्या होता है देखो, इसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये सिर्फ डिफिकल्ट पेपर में आएगा, आपको बता दूं। तो पिछली बार तो मैंने ये सब पिछली बार तो पढ़ाया था, पिछली बार हम ये सब डिस्कस भी नहीं करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा डिस्कशन करेंगे पेपर के हिसाब से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से कनेक्ट करेंगे तो वेवलेंथ का फॉर्मूला जो आएगा h/3 m KT। अब यहाँ पर एक एक चीज का मतलब सीख लो। जहां h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट है, 3 का मतलब होता है बेटा 1 2 3, वो वाला 3, ठीक है, और m का मतलब होता है मास ऑफ 1, मास ऑफ 1 मतलब क्या, जैसे मैंने कहा देखो भैया मेरे पास हाइड्रोजन गैस है H2 गैस, तो ये एक हाइड्रोजन गैस का आपको मास लेना है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल का मास लिया जाता है। स्मॉल m का मतलब है एक पार्टिकल का मास, बात समझ पा रहे हो, मास ऑफ 1 पार्टिकल, एक पार्टिकल के मास को हम बोल रहे हैं स्मॉल m, ठीक है। अब के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10 की पावर -23, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टी मतलब टेंपरेचर, बेटा टी का मतलब टाइम नहीं, यहाँ पे टेंपरेचर है। और किसी को दर्द हो रहा हो इस फॉर्मूले को याद करने में, तो कम से कम इतना याद रखना कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंपरेचर, कि वेवलेंथ और टेंपरेचर का भी रिलेशन है। अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ले ले तो बाकी ये काम नहीं आएगा आपके ज्यादा, आपके वही काम आएगा जो भी मैं करवाऊंगा आपको। सो प्यारे बच्चों, सारे टॉपिक्स को करने के बाद अब इस चैप्टर में कुछ सिंपल चीजें बताऊं प्लीज। वेवलेंथ एंड अगर आपसे कोई बोले कि मेरे को वेवलेंथ, ये वेवलेंथ और ये मास, इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाओ, तो कुछ ऐसा आने वाला, बोलो क्यों? किसी का मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। जैसे मेरा वेवलेंथ कम है इसलिए मैं वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहा हूं, मेरे पास वेव नेचर है, मैटर वेव, लेकिन शो नहीं होगा क्योंकि मेरा मास बहुत ज्यादा है। तो मास ज्यादा होने से वेवलेंथ कम होता है। तो ये छोटा सा ग्राफ है जो कभी एग्जाम में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन आप स्टार्ट करते देखो। एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन सुनते रहो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है,
एक्सेलरेटेड विथ 10 वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट की हेल्प से एक्सेलरेट किया गया, मतलब स्पीड दिया गया। अगर भैया इलेक्ट्रॉन को स्पीड दोगे ये 10 वोल्ट से, तो बोलेंगे बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। पहला क्वेश्चन ऐसा आता है एकदम। तो आप बोलोगे भैया हमारे मास्टर साहब ने कही दी थी कि 12.3 अपॉन में रूट वी एंगस्ट्रॉम, तो यहां से ये 12.3 अपॉन में रूट ऑफ 10, और यहां पर ए नॉट में आंसर आएगा, तो आप 10 की पावर -10 मीटर लिख सकते हो। क्वेश्चन खत्म। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते। चलो प्लीज गाइस, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन आएगा, एक प्रोटॉन है और एक है अल्फा पार्टिकल। कई लोग बोलेंगे ये क्या है, तो थोड़ा मैं आपको बता दूं, सुन लो। प्रोटॉन का मास होता है m, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है किसी को पता है? 4m। याद रखना, प्रोटॉन का मास m होता है तो अल्फा पार्टिकल का 4m, और एक पार्टिकल होता है ड्यूट्रॉन, इसका मास होता है 2m। याद कर लो। तो चलो एक काम करता हूं मैं, लाइन चलो याद रखना, याद रखो। सबसे ज्यादा फेमस ये है, ठीक है। अब मैं तुम्हें गजब की बात कर रहा हूं, गजब की बात। पिछले साल ड्यूट्रॉन को लेकर क्वेश्चन किसी ने नहीं कराया था, ठीक है, पर मैंने कराया था, दिल से बोल रहा हूं मैं। और भाई 3 नंबर का क्वेश्चन आया था ड्यूट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो प्लीज ध्यान देना। वैसे तो प्रोटॉन क्या होता है समझना। प्रोटॉन का मतलब ये होता है कि अगर इसका चार्ज है क्यू, चार्ज क्या है क्यू, आपने प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्यू माना है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है 2q, और इसके ऊपर चार्ज होता है q। यानी आप फील करोगे तो बेसिकली ड्यूट्रॉन क्या है ना, थोड़ा इसको समझो। आप नोट करो, मैं इसकी वैल्यूज आपको निकाल के बताता हूं कितनी कितनी चार्जेस होती है। सबने लिख लिया? तो हमने क्या सीखा बेटा, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है इतना, तो ड्यूट्रॉन पे चार्ज इतना। प्रोटॉन का मास m, ड्यूट्रॉन का 2m, अल्फा पार्टिकल का होता है 4 4m एंड 2q। रही बात वैल्यूज की, तो वैल्यूज तो हमें सबको पता है, प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और जैसा कि इसका चार्ज सेम है तो इसके पास भी इतना ही होगा, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। पर ये तीनों बताने के पीछे मेरा क्या एम है वो समझना। सारे क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे बनते हैं, देखो जैसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा, सुनना। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि भाई साहब, सुनते रहो, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि भाई साहब हमारे पास ना एक अल्फा पार्टिकल है और एक है प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन, इन दोनों की है सेम काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो बोलेंगे रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ की रेशियो क्या होगी। बेटा दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे जितने 4 क्वेश्चन कराऊंगा, बस, और कुछ बनेगा ही नहीं, और कुछ बनने नहीं देंगे बेटा। हमसे पूछे बिना बनाएगा कैसे कोई। सुनो, अरे मजाक कर रहा हूं, नहीं 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 नहीं, देखो मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूं, दिल से, रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ओए चलो आ जाओ, वो बेटा कुछ सुसु करने गया, सुसु करने, चलो 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 प्यारे बच्चों प्लीज। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना पहले लिस्टिंग करना, लिस्टिंग कि हमारे पास एक अल्फा है और एक प्रोटॉन है, ऐसे कि एक प्रोटॉन है एक अल्फा है जी, प्रोटॉन पे चार्ज क्यू है जी, इस पे 2q है जी, जी इसके ऊपर मास m है जी, इसके ऊपर मास 4m है जी। लिस्टिंग कर ली। अब क्वेश्चन में पहले निकालोगे वेवलेंथ ऑफ अल्फा, निकालो। चलो अल्फा का वेवलेंथ होगा बेटा h बाई 2m k, काइनेटिक एनर्जी है ना 2m k, लेकिन अल्फा पार्टिकल में देखो फॉर्मुला ये होता है वेवलेंथ का, लेकिन अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा 4m, ये खास रखना है। फिर निकालो वेवलेंथ उसका, सुन लो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगता है बच्चों को। प्रोटॉन का निकालो h बाई 2m k, तो यहां पर मास कितना होगा बेटा m के बराबर। अब मेरे सुंदर बच्चों, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे, अगर अल्फा और प्रोटॉन को आपस में डिवाइड कर दे, तो h ने h को मार दिया, रूट ने रूट को मार दिया, k ने k को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, 4 ने 4 को मार दिया, तो बेटा क्या बचा देखो 1/√4 अपन में 1/1, तो अल्फा बाई प्रोटॉन का रेशियो कितना आ गया देखो 1/2 आ गया। तो देखो यहां से बचा 1/√4, अच्छा 4 रूट नहीं था, रूट गया, वैसे रूट से रूट गायब नहीं करते, ठीक है, वो हो जाता है गायब, ठीक है, तो रूट का बचेगा 2। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन करना। अगर यही क्वेश्चन सुनो, मान लो तुम्हें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं पता जो 90% बच्चों को नहीं पता होता, ये वाला, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तुम पहले अल्फा पार्टिकल देखोगे तो तुम्हारा लुप होगा, भले ही क्वेश्चन आसान है 3 नंबर का, थोड़ा लुप होगा, फिर तुम अगर रहने इसको लास्ट में करूंगा कि कोई बता दे कि अल्फा पार्टिकल क्या है, तो जिसकी तुम उम्मीद में हो उसको भी नहीं पता अल्फा पार्टिकल क्या है, ठीक है। हम इसे भूल जाते हैं बेटा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो मैं आपको समय के साथ पढ़ाऊंगा। अब मेरी बात सुनो, अब एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक हमारे पास है मान लो इलेक्ट्रॉन और एक है हमारे पास प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, अब आपसे ये बोल दे कि इनका है सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम काइनेटिक एनर्जी, तो वेवलेंथ का रेशियो बताओ, वेवलेंथ का रेशियो बताओ क्या होगा।
तो आप लोग क्या करो, लिस्टिंग करना, पहले लिस्टिंग कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इसका चार्ज क्यों है तो इसका चार्ज भी क्यों रहेगा, दोनों का चार्ज सेम होता है। अब मास की बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन ऑब्वियसली अलग अलग होता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, तो एम और एम लिख लो। फिर रेशियो निकालने जाओगे तो बोलेगा चलो भाई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो h/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में k, फिर आप निकालोगे वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। अच्छा जी, ओ हो 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में k। अब तुम लोगे रेशियो h ने h की, ठीक, h ने h को सॉरी k से k गया। अब रूट से रूट मत काटना, कट जाएगा तुम्हारा ही, रूट 2 से रूट 2 गया। रूट ऐसे नहीं कटता कि ऊपर रूट नीचे रूट कट गया रूट हो गया, ऐसे नहीं होता। सुनो, यहाँ क्या बचेगा 1 और रूट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, ठीक है। रूट में क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या बचा 1 रूट मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसको पलटना है बेटा, देखो क्यों पलटेंगे बताओ, क्योंकि ये एक के नीचे एक है तो पलट देंगे तो मजा आएगा। देखो अबे भाई तो किस सेंस में ले जा रहा है यार, भाई कहीं तो छोड़ दे, भाई कहीं तो छोड़ दे, इंसान दरिंदा है, तू दरिंदा है। देखो इसको पलटना जरूरी है बेटा, क्योंकि ये एक के नीचे एक के नीचे एक, तो पलटेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों ही रूट में, देखो रूट में नहीं समझ में आया कैसे हुआ ये, रूट एम रूट एमपी, तो एमपी ऊपर चला जाएगा, रूट का एमपी नीचे, एम नीचे आएगा। तो ये आंसर आ गया बेटा कि वेवलेंथ का जो रेशियो है, मैं तुम्हें एक दिल से बात कर रहा हूं कि प्लीज इन पार्टिकल्स के बारे में मत भूलना बस, ठीक है। अब देखो एक ड्यूट्रॉन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो किसी ने बोल दिया कि एक प्रोटॉन है और एक ड्यूट्रॉन है और दोनों का है सेम चार्ज, क्या बेटा सेम चार्ज, जो कि हमें पता है। तो आपसे बोले कि वेवलेंथ का रेशियो बताओ, वेवलेंथ का रेशियो, तो आप क्या बोलोगे, अभी तो चार्ज दे दिया यार इसने, तो अरे ये तो चार्ज दे दिया यार। अब चार्ज वाला फॉर्मूला कौन सा है, तो ऐसा पढ़ा आपने, वेवलेंथ इज इक्वल टू hy/2mqv, याद करो चार्ज वाला। अब यहां पर क्या है, मान लो ये वेवलेंथ आप निकाल रहे हो किसके लिए बताओ, प्रोटॉन के लिए, तो यहां आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है m, मास ऑफ प्रोटॉन होता है m, ठीक है। अब यहां पर इसकी बात करते हैं v होता है पोटेंशियल, तो एक प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का सेम चार्ज एंड सेम पोटेंशियल अप्लाई किया गया है, सेम पोटेंशियल अप्लाइड, कि इन्होंने बोला कि पोटेंशियल भी सेम है, तो आपने बोला चार्ज सेम है, पोटेंशियल सेम है, ठीक है। फिर आपने बोला कि चलो वेवलेंथ ऑफ निकालते हैं ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन क्या होगा h2, अब मास, तो ड्यूट्रॉन का मास 2m बताया था मैंने आपको, तो मास यहाँ पर 2m रहेगा, चार्ज जगह पर क्यों रहेगा, v की जगह पर v रहेगा। अब क्या क्या सेम है वो रेशियो लेते वक्त कट जाएगा, क्या क्या सेम बताया उसने, h q v q q, ये 2 m से m गया, m से m क्यों गया, वहां m है यहाँ 2m है, तो क्या बचा बेटा, ऊपर बचा 1/√1 और यहाँ बचा 1/√2, √2 क्यों, ये 2 ही तो एक्स्ट्रा इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा √2/√1। तो बेटा ये आंसर आ गया कि प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का रेशियो क्या है। तो ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, और कुछ भी इस चैप्टर से ज्यादा कुछ आता नहीं है, अभी और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जनरली छोटे मोटे। चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर का हेडिंग लिखो एटम्स, चैप्टर का नाम है एटम्स, ठीक है। बाकी मैंने चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, आज 3:30 बजे चैप्टर के और भी मैंने 10 न्यूमेरिकल करवाए हैं, तो अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है तो ऐप पर पड़ी हुई है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इसके क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, अगर आप बोलोगे तो। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन, फटाफट कमेंट करो कब तक चाहिए क्वेश्चन वाली वीडियो।